आयुर्वेद और एलोपैथी, ये दो चीज़ों को अगर मैं बोलूँ आपको डिस्क्राइब करना है तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? आयुर्वेद शास्त्रीय है और एलोपैथिक साइंटिफिक है। इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर आप देखोगे, आप सिर्फ आयुर्वेदा रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर पे आप सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मोर देन 20 लाख पेपर विच आर बेस्ड ऑन आयुर्वेदा और हर्ब्स। 50-60 साल से अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद एकदम डाउन में चला गया है। आई डोंट ब्लेम पीपल फॉर दैट, आई ब्लेम आवर ओन फ्रैटर्निटी। आप आज के जनरेशन के हिसाब से उनकी ज़रूरतें क्या है वो समझ कर आप आपका प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, तब तक वो सामने वाले को नहीं समझेगा कि आप जो दे रहे हो सोना है, मिट्टी है या कुछ फेक चीज़ें हैं। तो आयुर्वेद में बड़ी बीमारी जो होती है लाइक कैंसर है, तो उन सब के इलाज भी आयुर्वेद में है। We have treated more than 1,500-2,000 patients of cancer. I also have a whole team which is dedicated for Ayurveda for cancer. वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास और बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर गौरव गुप्ते। आई विल कंप्लीट दैट, आयुर्वेदिक डॉक्टर गौरव गुप्ते। आयुर्वेद को लेके जो हम लोगों के दिमाग में मिथ है, आयुर्वेद को लेके जो वहम है कि ये बहुत स्लो काम करता है, आयुर्वेद साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज नहीं होते हैं और एलोपैथी इमीडिएटली इलाज करता है, इन सब बातों के बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे कि आयुर्वेद क्या है, एलोपैथी क्या है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो इस एपिसोड के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे चलते हैं आज के इस एपिसोड पर। वेलकम टू कुछ अनकही बातें गौरव सर। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ काफ़ी सारी बातें जानने के लिए आयुर्वेद के बारे में। जनरली आयुर्वेद के बारे में मेरे भी बहुत सारे मिथ थे, बट मैं जब कुछ साल पहले हमारी फैमिली के एक छोटे से बच्चे को लेके आपके पास में आया था, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशंस करना ही पड़ेगा। टेक्निकली आई डोंट नो कि वो ऑपरेशंस किस चीज़ का था, बट उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आपके पास किया और आज वो बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है और उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आयुर्वेद के बारे में दो चीज़ें हैं सर जो मैं स्पेशली आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहला कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, और दूसरा आयुर्वेद साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, मतलब साइंस उसमें बिलीव नहीं करती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भरत भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आई एम ऑनर्ड, आई एम प्रिविलेज्ड कि आपके साथ बैठा हूँ और आपको शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली आयुर्वेद किस तरीके से, आयुर्वेद के नुआंसेस क्या है या फिर मेरी जर्नी आयुर्वेद में कैसी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट द बच्चू जैसे जिसे लंग्स के बारे में थोड़ा सा और गले के बारे में कुछ इशू था और उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया, मैं राइट? राइट सर। यस, तो यस, वो तकरीबन बच्चा एक 15-20 दिन की उम्र का था जब भी आपके घर वालों से वो एक्चुअली मेरे यहाँ पे आया था, और इट वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस। और डॉक्टर्स ने बोला था कि इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर पेरेंट्स एज वेल एज दैट चाइल्ड टू सर्वाइव, क्योंकि उसके लंग्स एक्चुअली कोलैप्स थे, उसके जो रिब्स थे वो डेवलप नहीं हुए थे, और लैरिंगो मैलेशिया करके एक डिफॉर्मिटी विच इज़ ए कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। सो द फॉर पीपल हु आर एक्चुअली लिसनिंग, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी यानी जो चीज़ें जन्मतः प्रॉब्लमेटिक रहती है किसी भी बच्चे में, तो उसके लिए सर्जरी ही बोला गया था, और उस पर्टिकुलर केस में सर्जरी की पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल होने की इट वाज लेस देन 15%। तो वो पेरेंट्स दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट द होप, और जब भी वो आए मैंने नाड़ी परीक्षण किया, एकदम छोटा बच्चू था 15-20 डेज़ का, लेकिन सैल्यूट टू द पेरेंट्स कि उन्होंने संयम रखा, बहुत अच्छे तरीके से हमने जो चिकित्सा चालू की वो बराबर से उन्होंने की। Now he is about 4 or 5 years old. He is absolutely living a normal life. राइट। जो कुछ हम लोगों ने उसके लिए चिकित्सा की वो प्योरली आयुर्वेदिक थी। सो कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, जो आपने बोला था कि बहुत स्लो काम करता है, सो ये तो आपके सामने का एक रिजल्ट है। ऐसे हमारे पास में 35,000 से ज़्यादा पेशेंट्स है, एंड वी हैव ट्रीटेड सच काइंड ऑफ पेशेंट जो ICU में रहे, जो इमरजेंसी उन्हें दवा चाहिए, नो मेडिसिन इज वर्किंग, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, ऑपरेशन कहा गया है, एकदम डायर स्टेज ऑफ कैंसर है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ऐसे बहुत पेशेंट्स है जो जिन्हें इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत लगती है,
लेकिन देयर इज़ अ मिथ कि आयुर्वेद बहुत स्लो तरीके से काम करता है। अभी एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ, ये आता कहाँ से है। अभी हमारे पास ना डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट्स आ जाते हैं। अभी उनकी 5-6 साल से दवा ऑलरेडी चालू रहती है। जब डॉक्टर कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या थायराइड या बीपी है, तो होता ऐसा है कि उन्हें कहा जाता है कि यू नीड टू टेक मेडिसिन फॉर लाइफ लॉन्ग, और उनका एक्चुअली वो क्योर नहीं होता, दे आर जस्ट मैनेजिंग द रिपोर्ट्स। हाँ तो एलोपैथी की दवा से वो रिपोर्ट्स ही मैनेज करते हैं। अब यही लोग हमारे पास जब आते हैं, यूजुअली नाड़ी देख के हमने के बाद जो इंटरनली उनकी स्टेट है, इट टेक्स अबाउट 1.5 years to 2 years मैक्सिमम, जिसे मैं उनको बता सकता हूँ कि आपके एलोपैथिक मेडिसिन मिनिमाइज हो सकते हैं और आपका डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है। तो अभी देर इज़ ए ऑप्शन विद देम टू टेक एलोपैथिक मेडिसिन फॉर लाइफ लॉन्ग, या 2 साल के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लो और दवाइयों से छुटकारा पाओ। तो माइंडसेट ऐसा बनता है, अरे 2 साल कौन दवा लेगा आयुर्वेद का। नाउ दिस इज द डिफरेंस इन द कंटेक्स्ट, ये पर्सपेक्टिव अलग है लोगों का। सो आई डोंट थिंक कि आयुर्वेद बहुत स्लोली काम करता है, फास्टली काम करता है। इट एक्ट्स इन अप्रोप्रिएट वे। अल्टीमेटली किस तरीके से काम करता है, कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, डायग्नोसिस कितना है जिसे व्याधि विनिश्चय कहते हैं, वो किस तरीके से, उसका प्रिसीजन क्या है, ये बहुत सी चीज़ें वैद्य के ऊपर निर्भर रहती है। और आपने कहा सेकंड क्वेश्चन कि आयुर्वेद इज नॉट साइंटिफिक Scientifically, इनफ। तो साइंटिफिक की परिभाषा क्या है? साइंटिफिक इज लाइक कि जैसे जो आप बोल रहे हो कि साइंस विज्ञान उसको नहीं मान रहा, मतलब इट इज़ लाइक पब्लिक के मन में एक ये सवाल रहता है कि एलोपैथी है, मैं दवाई लूंगा तो मैं इमीडिएटली मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो जाएगा, बट आयुर्वेद में मुझे ऐसा नहीं होगा, तो उसके बारे में टू मूव अहेड, साइंटिफिक, तो देयर इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेफिनेशन ऑफ बीइंग साइंटिफिक। साइंटिफिक यानी क्या? अगर कोई चीज़ एक स्पेसिफिक तरीके से एक फ्रेमवर्क से हम लोग कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज साइंटिफिक इन अ फर्स्ट एस्पेक्ट। मे बी ऐसा होता है कि आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो इफेक्ट, वो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। सो देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ दैट प्रोसेस ना, वो तो अपने लॉजिक की मर्यादा है कि हम लोग अपने लॉजिक में वो रिजल्ट बिठा नहीं पा रहे। राइट। बराबर। अभी जैसे कहा जाता है कि बीपी की दवा तो ज़िंदगी भर लेनी है। हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, बीपी दवा छूट गई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो एलोपैथी के डॉक्टर के फ्रेमवर्क में वो बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सो दैट डजंट मेक आयुर्वेद और एनी अदर साइंस नॉन साइंटिफिक। दिस इज फर्स्ट पार्ट टू योर क्वेश्चन। सेकेंडली, अगर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर आप देखोगे, आप सिर्फ आयुर्वेदा रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर पे आप सर्च कीजिए, you will find more than 20 lakhs paper which are based on Ayurveda और herbs. आयुष पोर्टल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक साइट है, वहाँ पे मोर देन 700 जर्नल्स, पब्लिश जर्नल्स है, जहाँ पे लाखों रिसर्च पेपर्स उपलब्ध है आज भी। सो व्हाट डज दैट मीन? दिस इज ए प्रोपेगेंडा। देयर इज ए होल बिग लॉबी। ये लॉबी को उनकी खुद की इंडस्ट्री चलाने के लिए they need patients to consistently in a patient mode. Okay. So there are multiple factors जहाँ पे ये प्रोपेगेंडा होता है कि आयुर्वेदिक साइंटिफिक नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वैलिडेटेड नहीं है, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। आप आज कहाँ भी जाइए, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, देर आर लॉट ऑफ रिसर्च विच इज़ गोइंग ऑन, देर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व। एक राज आश्रय भी पिछले 10-12 सालों से मिल रहा है आयुर्वेद को, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रोपेगेंडा तो होने वाला है। दिस इज द फाइट अगेंस्ट लॉबीज। तो क्या कारण है कि पिछले लास्ट काफ़ी साल से, मतलब 50-60 साल से अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद एकदम डाउन में चला गया है? मतलब आयुर्वेद को लेके एक लोगों की, अगर आप पिछले जनरेशन की सुनोगे ना, तो एक मेंटेलिटी है कि आयुर्वेद मतलब कुछ पूड़ी बांध के दे देंगे और वो 4 पूड़ी ले लेनी है। लाइक मैं जनरली आयुर्वेद के बारे में जब पहले सोचता था तो इस टाइप की मेंटेलिटी आती थी, बट जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि आयुर्वेद का डेप्थ क्या है, तो वो मुझे समझ में आया, एंड दैट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू टेक इंटरव्यू ऑफ योर्स। लाइक आई डोंट ब्लेम पीपल फॉर दैट, आई ब्लेम आवर ओन फ्रैटर्निटी फॉर द सेम। इसका कारण ऐसा है कि अगर आप आज के जनरेशन के हिसाब से जो आपका ऑडियंस है या फिर आपका जो टारगेट क्लाइंट है, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें क्या है, वो समझ कर आप आपका प्रोडक्ट नहीं बनाओगे या उसका पैकेजिंग उस तरीके से नहीं करोगे, तब तक वो सामने वाले को नहीं समझेगा कि आप जो दे रहे हो सोना है, मिट्टी है या कुछ फेक चीज़ें हैं।
Right. So I don't blame them. Secondly, there is also some sort of education system which is actually impounded on us. जिस तरीके से 1-2 जनरेशन्स पहले जो पढ़ाया गया था, जो कुछ इंडियन है ना वो सब झूठ है. जो कुछ इंडियन है, जो इंडियन रूट्स का है ना, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इफेक्टिव. क्योंकि जो बाहर की चीज़ है, जो गोरे लोगों की चीज़ है, वो तो हमेशा अच्छी रहती है, हमेशा बढ़िया रहती है. सो देर वॉज ऑलवेज a self doubt. We were used to live in a low self esteem mode. So that was one of the major reason. Secondly, जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ, ये चीज़ तो मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये रियल में ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है. क्योंकि जब इंडिया में अगर किसी आदमी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसको ऐसा गिना जाता है कि भाई हाँ ये कम पढ़ा लिखा है. बट जबकि अदर कंट्रीज में ऐसा है कि मतलब आपका बेसिक लैंग्वेज तो आपको सबसे पहले आना चाहिए, Exactly. दूसरा आए नहीं आए. सो दिस इज अबाउट लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ वर्थ जिसे कहते हैं. सो मुझे नहीं लगता कि पीपल यानी जो पब्लिक है, अपनी आम जनता है, दे आर ऑल टू बी ब्लेम्ड. यस, देयर इज डेफिनेटली पार्ट ऑन देम. लेकिन आयुर्वेद को राज आश्रय नहीं था. अगर आज भी दिस इज नाउ समथिंग विच इज मे बी नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आज भी जो बच्चे लोग 12 साल आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, दे आर एज इक्विवेलेंट एज डॉक्टर्स. लेकिन दे आर ट्रीटेड एज सेकेंडरी डॉक्टर्स इवन इन द हॉस्पिटल्स, इवन फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो. तो ये बच्चे लोग करते हैं, ये आपके पेशेंट्स को ही ट्रीट कर रहे हैं. जो गांव में जिसे कहते हैं कि बहुत अंदर के जो विलेजेस है, वहाँ पे जाके जो बच्चे लोग काम करते हैं वो तो मेजरली आयुर्वेदिक ही रहते हैं. क्योंकि Right. एमबीबीएस वाले जो बच्चे रहते हैं, इतनी फीस दे के दे डू नॉट प्रेफर कि हम लोग उधर जाके काम करें. आई एम नॉट टॉकिंग इन ए सिंगल एस्पेक्ट और सिंगुलर टर्म से नहीं, बस जनरलाइज रेशो की Right. बात कर रहा हूँ. तो दे आर नॉट पेड एट पार विद देयर एलोपैथिक डॉक्टर्स और पियर्स. राइट, ट्रू. तो यहाँ पे अगर भेदभाव है तो डेफिनेटली जो बच्चे पढ़ रहे हैं आयुर्वेद, उनके मन में भी ये भेदभाव तो आने वाला है. तो फिर इसको जो आयुर्वेद को जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए या जो बढ़ावा मिलना चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हो रही है? सर वो तो अपने आप हो रहा है. अभी बाहर से गोरे लोगों से आ रहा है ना, तो गोरे अभी बोलने लगे आयुर्वेद अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, तो अभी अपने लोग भी सीख जाएंगे. तो So गोरों से आने के आप- बाद में होता है वो. सो आपका, मैंने देखा है कि आपके पापा एलोपैथी के हाँ, डॉक्टर थे, हाँ, हाँ, और बराबर. आपने आयुर्वेद को चुना. तो आपने आयुर्वेद को क्यों चुना? एक्चुअली मैं मेरे जनरेशन में 4th जनरेशन डॉक्टर हूँ. मेरे फैमिली में 4th जनरेशन डॉक्टर हूँ. और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाज वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट. बाद में मेरे जो ग्रैंडफादर है, अप टिल दैट पॉइंट ही एक्चुअली वेंट टू कलकत्ता. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी तभी कलकत्ता में ही कॉलेज था. माई फादर ऑल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक मेडिसिन, बट I may call it as destiny, or I was lucky enough from my whole family that I was being pushed. मैं आयुर्वेद में ढकेला गया. So there was a small story कि मेरे घर वालों का ऐसा बिलीफ था कि मैं बहुत होशियार बच्चों में से एक हूँ. ऐसा एक उनकी अंधश्रद्धा थी. तो नहीं, ऐसे सच ही बोलते थे. तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये बंदा तो अच्छा काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो ये तो डेफिनेटली मेरिट में आने वाला है. तो मेरिट में आएगा तो वो टाइम पे आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई पास्ड इन लेट 90s. तो वो समय में, अभी का तो पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली अभी बहुत से एवेन्यूज एजुकेशन में ओपन हो गए. लेकिन वो टाइम पे बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है तो वो साइंस में जाएगा तो इधर वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा. और था क्या वो टाइम पे, और डॉक्टर होगा तो एमबीबीएस. वो जो एमबीबीएस रहते हैं उनको सर पे मुकुट रहता है और वो सुपरमैन का केप रहता है. तो उस तरीके से हम लोग को भी प्रोग्राम किया गया था. Unfortunately, some things happened. We were going through some challenging phase, or I was not able to actually secure the marks. Or I was confident enough कि I would be getting X percentage in my competitive exam. और वो जब भी नहीं मिला, और due to other reasons, because I belong to a general category, तो हमारे पास तो रिजर्वेशन का प्रिविलेज भी नहीं था. तो वो टॉप होने के बावजूद भी, इन द टॉपर रैंक में होने के बावजूद भी, वी वेर गोइंग थ्रू ए फाइनेंशियल चैलेंजिंग फेज. सो आवर फैमिली वॉज नॉट इन मोड ऑफ अफोर्डिंग बेसिक फीस ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर MBBS. तो दीज वे सर्टन सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे आई वॉज बीइंग पुश्ड टू आयुर्वेदा. सो मैंने चूज़ किया कि पुणे में मैं आयुर्वेद सीखना चालू कर दो. एंड आई वॉज लकी इनफ that was the college through which I
स्टार्टेड माई जर्नी। और कुछ चेन रिएक्शंस ऐसे होते गए कि आई स्टम्बल अपॉन माई गुरु एंड आई वॉज लकी इनफ, ब्लेस्ड इनफ दैट ही एक्सेप्टेड मी। और वहाँ पे मेरी एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा चालू हो गई। सो हम लोग कॉलेज तो जाते थे, नो हार्ड ग्रेजेस टू कॉलेज तो अपने काम से करता है, लेकिन इन्हें प्रोफेशनल कॉलेज एक लिमिटेशन रहता है कि कॉलेज आपको क्या क्या देगा। राइट। सो आयुर्वेद में तो जो कुछ पढ़ाया जाता है आइडियल इन टर्म्स ऑफ कॉलेज, दैट इज़ नॉट इनफ टू सिक्योर ए गुड सीट इन क्रिएटिंग ए गुड प्रैक्टिस। तो आयुर्वेद जैसे हर एक भारतीय शास्त्र में है, आयुर्वेद तो गुरु शिष्य परंपरा से ही पढ़ाया जाना चाहिए। ग्रेट। अब ये आयुर्वेद और एलोपैथी दो चीज़ें हैं, मतलब ये दो चीज़ों को अगर मैं बोलूँ आपको डिस्क्राइब करना है तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? आयुर्वेद शास्त्रीय है और एलोपैथिक साइंटिफिक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जर्मन लैंग्वेज में आप मराठी को एक्सप्लेन कीजिए, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मराठी लैंग्वेज। तो ये दोनों का फ्रेमवर्क ही अलग है। तो एक पर्सपेक्टिव से, एक फ्रेमवर्क से यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन अनदर साइंस। अगर आपको एलोपैथी सीखना है तो एलोपैथी का ही फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से आयुर्वेद समझना है और इम्प्लीमेंट करना है और उसका इम्पैक्ट आपके खुद के या दूसरों के लाइफ के ऊपर करना है, तो आपको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से, आयुर्वेदिक फ्रेमवर्क से ही सीखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक यूजुअल कंट्रोवर्सी रहती है, या फिर ऐसे बोलते रहते हैं आयुर्वेद वाले कुछ नहीं है, और आयुर्वेद वाले हमारे लोग बोलते हैं अरे एलोपैथी में कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। एलोपैथी वाले बोलते हैं वो तो फेक साइंस है, वो 5000 पुरानी चीज़ थोड़ी ना अभी काम करेगी। ऐसे ऐसे यूजुअली कन्वर्सेशंस या डिबेट्स चालू रहते हैं। लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ये डिबेट्स दे आर लाइक, जो छोटे बच्चे रहते हैं, पता है आपको, कि वो एक बच्चा बोलता है कि अरे मेरे पिताजी इतने बढ़िया है, इतने भारी है, उनके पास मर्सिडीज है। तो दूसरा बच्चा रहता है थर्ड स्टैंडर्ड में, अरे कुछ भी नहीं है, मेरे पापा के पास तो लैम्बोर्गिनी है। ये सब ऐसा बचपन में है। तो बचपन में ठीक है ये सब चीज़ करना, तो यू आर नाउ ग्रोन अप, यू आर समबडी हु हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप साइंटिफिक तरीके से, रैशनल तरीके से कन्वर्स करो। दिस इज़ नॉट विच वॉज हैपनिंग फ्यू ईयर्स बैक। अभी कुछ ऐसी चीज़ें चालू है जहाँ पे इंटीग्रेटेड लेवल पे एटलीस्ट लोग एक अक्रॉस द टेबल दे आर रेडी टू कन्वर्स, दे आर रेडी टू शेयर देयर आइडियाज़ कि किस तरीके से काम कर रही है साइंस, किस तरीके से शास्त्र काम करता है। राइट। आयुर्वेद और एलोपैथी दे आर डिफरेंट साइंसेस, बट द इंटेंशन इज़ वेरी गुड। हर एक शास्त्र को या साइंस को ह्यूमन बीइंग या किसी को तरीके के लिए, उन्नति के लिए तैयार किया गया ना, टू सेव पेशेंट्स। बट एक सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें यह है कि किसी भी आदमी को आज की डेट में अगर ट्रीटमेंट लेना है तो उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो ये फास्ट रिजल्ट के लिए आयुर्वेद में कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? सो फास्ट रिजल्ट्स का डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने पहले बोला, मैं आई विल जस्ट कंटिन्यू, कि अगर डायबिटीज़ वाला बंदा है जिसको बोला गया है कि ज़िंदगी भर आपको दवा लेना है एलोपैथी का, और वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट है, वो सिर्फ रिपोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, और वही बंदा आता है और उसे कहा जाता है आयुर्वेद में 1.5-2 साल आप बराबर से दवा लो, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आपका रिवर्सल होगा। वैसे रिपोर्ट्स भी है, वैसे पेशेंट्स भी है। तो पेशेंट को क्या लगता है कि अरे 2 साल लगेंगे, वो तो बहुत स्लो काम कर रहा है। बट अगर आप रैशनली सोचेंगे तो जल्दी कौन काम कर रहा है? वो 5 मिनट में शुगर कम करने वाली दवा नहीं है, वो तो रूट कॉज से काम कर रही है ना। सो दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव। दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट द जो लॉन्ग टर्म लंबी बीमारी है उसके बारे में। अगर मैं शॉर्ट बीमारी की बात करूँ कि आज मुझे बुखार आ गया है, मुझे हेडेक की प्रॉब्लम है, मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो आज मैं इमीडिएटली अगर कोई मेडिसिन ले लेता हूँ तो मुझे एक बार के लिए, या मैं इंजेक्शन ले लेता हूँ तो मुझे इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। कल का केस बता दो। कल ए लेडी केम टू माई क्लिनिक और शी वॉज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। उनका साइटिका का प्रॉब्लम हो गया था, और उसके साथ में उसका हस्बैंड और उसका एक बेटा था कॉलेज गोइंग। सो वो उसको कंधे पर सपोर्ट लेके आए थे, क्योंकि शी ट्रस्टेड मी, वो पहले से ही अपने पेशेंट थे। वो बोले कि गौरव भैया आप कुछ भी करो, आप रुको मेरे लिए। आई वेटेड फॉर हर एट 11 PM इन द नाइट। लेकिन मैं, वो चेंबूर से आने वाली थी, वो मैं उनके लिए रुका और मैंने नाड़ी परीक्षण की। मैंने उनको बोला डोंट वरी, यू आर गेटिंग टू गेट बेटर विद इन 10 मिनट्स। जाते हुए वो चल की गई, हर पेन वर वैनिस्ड। 90% पेन रिजॉल्व हो गया था विद इन 10 मिनट्स। साइटिका का पेन था।
So it is possible in Ayurveda also. It happens regularly. It Great. happens regularly. It is People are not aware maybe. yes, योजकस् तत्र दुर्लभ. दो एस्पेक्ट्स है इसमें कि जो वैद्य आज काम कर रहे हैं, दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद द एक्चुअल साइंस. वो एलोपैथी के दृष्टि से आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी. सेकेंडली, लोगों को अच्छे डॉक्टर या अच्छे वैद्य मिलना इज रेयर थिंग. Right. तो बराबर तरीके से रिसर्च करके आप टीवी या मोबाइल जब भी चूज करते हो तो रिसर्च कितना करते हो? Right. हाँ, बहुत तो सारा. अच्छे वैद्य के लिए थोड़ा तो रिसर्च करो, मिल जाएंगे. अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. ग्रेट. वो मुझे लगता है ये एक मेजर इश्यूज हो सकता है हाँ. कि लिमिटेड लोग हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है. आप जब अभी बात कर रहे थे तो नाड़ी परीक्षण की बात कर रहे थे, मतलब मैंने ये भी रिसर्च किया है कि नाड़ी देखने के बाद, मतलब नाड़ी से भी आप काफ़ी सारी बीमारी के बारे में जो बॉडी में जान लेते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? दशविध परीक्षण कहा गया है आयुर्वेद में. दशविध परीक्षण यानी 10 तरीके के डायग्नोसिस के तरीके हैं आयुर्वेद में. हमारे संविधा में लिखा गया है. उसमें से एक तरीका है नाड़ी परीक्षण. तो नाड़ी परीक्षण में होता ऐसा है कि नब्स जिसे कहते हैं, पल्स जिसे कहते हैं, उस पर ये 3 उंगलियां है. सो आई एम लिफ्टिंग हैंड. तो ये 3 उंगलियां है. ये 3 उंगलियां एक्चुअली दिस इज द एरिया या आर्टरी पे रख के हम लोग पल्स का सेंसेशन लेते हैं. ओके. एंड प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से यू स्टार्ट परसीविंग द थिंग्स. वो स्पर्श के ऊपर किस क्वालिटी का स्पर्श है, कौन से एरिया में हो रहा है, जहाँ से आपको डायग्नोसिस होने लगता है कि ये बंदे के अंदर इशू क्या है, इसके रूट कॉजेस क्या है, इसके तकलीफ के. शास्त्रों में ऐसा विधान है कि मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि यू विल बी एबल टू बी तद्रुप विद द पेशेंट. दैट मीन्स कि यू विल बी एबल टू बी इन रेजोनेंस विद द एनर्जी ऑफ पेशेंट. रेजोनेंस यानी यू विल बी एबल टू मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेशेंट. इसका अर्थ ऐसा है कि अगर आप नाड़ी अच्छे तरीके से देखने लगोगे, या इफ़ यू आर ट्रेंड, वो एक विद्या है, तो वो अगर गुरु शिष्य परंपरा से आपको मिलती है, तो पेशेंट का डेटा, जो कुछ वो फील कर रहा है, जो कुछ उसके इंटरनल फिजियोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, पैथोलॉजी हो रही है, जो कुछ की व्याधि की संप्राप्ति हो रही है, वो अपने आप आपको रेजोनेट होने लगती है. एंड यू विल बी एबल टू गेज, यू विल बी एबल टू डायग्नोस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. और पेशेंट ऐसे हो जाते हैं कि अरे ये कैसे पता चला आपको, जो आप ज्योतिष है क्या, अभी है क्या, वो है क्या. सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मिरेकल, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय मी. वो तो शास्त्रों में प्रमाण है, उस तरीके से सिर्फ आप करो तो कोई भी एक 2-3 साल के प्रैक्टिस से अच्छा नाड़ी परीक्षण कर सकेगा. दिस इज़ व्हाट माय बिलीफ इज. राइट. बिकॉज हम लोगों को भी ऐसे ही लगता था, नाड़ी परीक्षण करके बीमारी बता देता आदमी. इट इज लाइक अ मैजिक. हाँ, इट सीम्स टू बी मैजिक बट इट इज़ नॉट मैजिक. लेकिन येस, डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है जिसके वजह से आपका परसेप्शन बहुत एनहांस होने लगता है. एंड यू आर एबल टू डायग्नोज द रूट कॉज ऑफ द पेशेंट, द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, व्हाट हिज बॉडी एक्चुअली इज इन नीड ऑफ. ये बहुत अच्छे तरीके से एकदम प्रिसाइजली आप बता सकते हो नाड़ी परीक्षण से. राइट. तो जनरली आपका कभी ऐसा होता है जैसे नाड़ी परीक्षण करते हो या रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद जब आप पेशेंट के साथ बात करते हो तो उनको कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज है, समझो बड़ी बीमारी या प्रॉब्लम से, तो वो उनको एक्सप्लेन करना है तो एक डिफ़िकल्टी आती है, या फिर वो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो? अभी एज इन केस ऑफ मैं आयुर्वेदीय वैद्य हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो रिपोर्ट्स है वो सब कुछ झूठ है. दे आर वैलिड प्रूफ. राइट. लेकिन मेरे डायग्नोसिस के लिए दे आर समथिंग विच इज़ सेकेंडरी. मेरा डायग्नोसिस तो दशविध परीक्षण से ही होता है. लेकिन अगर पेशेंट को बताया जाता है कि यार आपके शरीर में वात कम हो गया है, पित्त बढ़ गया है, ही वोंट बी एबल टू एडजस्ट विद व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग. राइट. उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट, भाई ये शुगर कम नहीं हो रहा है, बस बस सिंपल बात है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम है. बाकी ज्ञान मत देना. बाकी ज्ञान मत दे. हाँ, मेरा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा ये ब्लड प्रेशर हाई है, तुम कम कैसे करोगे? ट्रू. बराबर. सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड. सो यूजुअली व्हाट आई टीच माई स्टूडेंट्स एज वेल एज व्हाट आई प्रैक्टिस इज कि जब भी पेशेंट आता है आप आपका डायग्नोसिस कर लो और ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए आपके साथ में वैलिडेशन के लिए रख दो. पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप एक्सप्लेन कर दो कि अंदर इश्यूज क्या है जिसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और आप आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके ही उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन देना. यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग विच इज़ एलोपैथिक डायग्नोसिस, इट इज़ जस्ट ए पैरामीटर. लेकिन उसके पीछे के जो रूट कॉजेस है, जो पंचमहाभूत में जो इम्बैलेंसेस है, त्रिदोष में जो इम्बैलेंसेस है, दैट डायग्नोसिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द आयुर्वेदिक डायग्नोसिस.
उसके रिफ्लेक्शन आपके कोलेस्ट्रॉल के पैथोलॉजी पे आ रहे हैं। तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑथेंटिकली दोगे तो कोलेस्ट्रॉल तो अपने आप नॉर्मलाइज होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इंटेंडिंग टू स्टेबलाइज योर बॉडी, टू ब्रिंग योर बॉडी इनटू हार्मोनी। तो मैं जब भी रिपोर्ट्स आते हैं तो आई कीप इट एज फॉर वैलिडेशन, और पेशेंट को एक्सप्लेन करता है ये आपके पहले की रिपोर्ट से, बाद की रिपोर्ट से, दिस मीन्स आपको अभी लगा कि आयुर्वेद काम कर रहा है, बस सिंपल। तो आयुर्वेद में जैसे अगर मैं बात करूँ कि बड़ी बीमारी जो होती है लाइक कैंसर है या इस टाइप की बड़ी कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उन सब के इलाज भी आयुर्वेद में है। हाँ, वी हैव ट्रीटेड मोर देन 1000-2000 पेशेंट्स, 1500-2000 पेशेंट्स ऑफ कैंसर। ओह, हाँ, और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिसर्च अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले 3 सालों से हो रहा है। We are now working in integrated way of treating patients. So we do have about 6 to 7 allopathic hospitals, about 350 beds. So Bodies and Medicare is a company, and I also have a whole team which is dedicated for Ayurveda for cancer. जो कुछ पेशेंट्स आते हैं, अल्टीमेटली वो पेशेंट्स अभी भी स्ट्रीम ऐसे पेशेंट्स के तरीके वो 4 कैटेगरी में है, कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि अभी कैंसर तो डिटेक्ट हो गया है, एलोपैथी के डॉक्टर कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो अभी कीमो के रेडिएशन के बहुत साइड इफेक्ट्स है, वो कम करने के लिए हाउ वी कैन हेल्प देम, उस तरीके के पेशेंट आते हैं। दूसरे तरीके के पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है एलोपैथी का, आप जो कुछ है आप संभालिए। इस तरीके के पेशेंट आने लगे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बेचारा टर्मिनल स्टेज, उन्हें पैलेटिव केयर है, ऐसे पेशेंट्स की लॉन्जिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़कर 2-2, 3-3 साल तक हो, वी आर एबल टू प्रोवाइड देम विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसे पेशेंट्स बहुत से जहाँ पे कैंसर का रिवर्सल हो गया है, उसका रिलैप्स नहीं हो रहा है, वी आर मेंटेनिंग देम सिंस 8 to 10 ईयर, जिसका प्रोग्नोसिस यानी उसकी लाइफ की वैलिडिटी शायद 2 या 3 साल की थी। सो दीज आर मेजर 4 or 5 कैटेगरीज जहाँ पे अपने पेशेंट्स आते हैं, एंड वी आर ट्रीटिंग देम एट पार। बहुत अच्छे तरीके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक्चुअली केमो की और रेडिएशन की ज़रूरत क्वान्टिटेटिवली कम पड़ने लगी है। उसके साइड इफेक्ट्स तो इमीडिएटली कम हो जाते हैं, यानी जो पेशेंट्स आते हैं दे आर एबल टू एक्चुअली सी कि बाबा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जब भी जाते हैं तो साथ में वो केमो का पूरा रेशन जैसा लाइन रहता है बेचारे लोगों के लिए, तो दे आर एबल टू सी कि बाकी के लोग उनके साथ में जिनकी केमो या रेडिएशन चालू हुई उनके हाल क्या है और वो खुद कौन से स्टेज पे है। तो वहाँ से ही अभी क्या होने लगा है कि पेशेंट्स यूजुअली शेयर, they have started sharing on social media, they have started sharing with the patients they meet in the hospital, तो वहाँ से रेफरेंसेज आने लगे, we are able to help them। लेकिन अल्टीमेटली प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस से we are able to help cancer patients in a huge way। राइट, मतलब आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें और इतने इलाज है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर विद मैनी थिंग्स। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इतने सब इलाज और इतनी सब चीज़ें आयुर्वेद में है, और आयुर्वेद से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। बिकॉज आई थिंक सो या तो इसका प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं है या जो भी नहीं है, बिकॉज आज भी मेजरली लोग एलोपैथी को प्रीफर कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर मे बी। आई एब्सोल्युटली एग्री, और इसके लिए अगेन आवर फ्रैटर्निटी एज होली रिस्पॉन्सिबल, और वी डू हैव लिमिटेशंस एज ए वैद्य। आज के टाइम में हमें क्या क्या लिमिटेशंस है? अच्छे तरीके के गुरु नसीब से मिलना, वो सातत्य रखना, 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद में प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना इन ए कंडीशन जहाँ पे लोग सप्लीमेंट्स या हर्बल मेडिसिन के जैसे आयुर्वेद को देखते हैं। ऐसे चैलेंजिंग केसेस में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहता। राइट, देर इज लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिंग ह्यूज वेल्थ फ्रॉम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। लिमिट, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन यूजुअली अगर आप शास्त्र के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ोगे और इम्प्लीमेंट करने लगे तो अपने आप अनएथिकल प्रैक्टिस होगी ही नहीं आपसे। ओके, आप कर ही नहीं पाओगे। बेसिकली मैं ये समझता हूँ शास्त्र इज समथिंग लाइक काइंड ऑफ साइंटिफिक ही। यस, शास्त्र इज साइंटिफिक, इट इज अ सैक्रेड साइंस फॉर अस। राइट, तो होता ऐसा है कि ये लिमिटेशंस में वो डॉक्यूमेंटेशन करना, बहुत बड़े जर्नल्स में पब्लिश करना, इट बिकम चैलेंजिंग, क्योंकि जो जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है दे आर क्रिएटेड, यानी उनके जो पीयर जर्नल के जो एडिटर्स रहते हैं या फिर स्क्रूटिनी करने वाले मेंबर्स रहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, पूरा एक नया साइंटिफिक तरीके से रहता है। वो फ्रेमवर्क जो है दैट इज़ नॉट द फ्रेमवर्क ऑन विच आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन। तो शायद हम 200 पेशेंट्स का डेटा देंगे और 200 पेशेंट्स में हम लोग 10-15 अलग अलग दवा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कॉज कैंसर ही रहेगा। ओके, अभी एलोपैथी में ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मलेरिया करके एक डिसीज़ है, तो मलेरिया का रिसर्च कैसा होता है, क्लोरोक्विन करके एक दवा है, उसको 200-300 पेशेंट्स में उन्होंने चेक किया और वैलिडेशन हो गया ऐसा है, चलो ये बढ़िया दवा है।
अगर हमारे पास मलेरिया का कोई पेशेंट आता है, 200 पेशेंट आएंगे, तो शायद हम लोग 200 अलग अलग दवा देंगे और सब लोग ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग वो चीज़ को मलेरिया जैसे देखते ही नहीं है. वी डू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्नोसिस सिस्टम. We are not dependent on the kind of infection that is occurring inside the body. We are more focusing on the body and the energy of the patient. तो उसको सपोर्ट करेंगे तो मलेरिया या इस तरह का इन्फेक्शन अपने आप सबसाइड हो जाता है. तो ये पर्सपेक्टिव अलग है. सो इट इज़ बिकमिंग मोर चैलेंजिंग कि बाबा आपको हिंदी आता है, मुझे आता है फ्रेंच, तो मैं आपको समझाऊँ कैसे? राइट. ओके. तो कौन गलत है कौन सही है ऐसा नहीं है. दीज आर चैलेंजेस एंड वी आर टेकिंग एफर्ट्स कि जहाँ पे ओपन माइंडेडली हम लोग अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें. मैं आपसे सब डिजीज़ के बारे में भी सुन रहा था, तो कोई ऐसा पेशेंट है आपके मेमोरी में कि जिसको एक्सट्रीम ऐसी कुछ बीमारी थी जो शायद ठीक होने के चांसेस भी कम थे और एलोपैथी से उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी और आपने उसको ठीक किया, ऐसा कुछ कोई? एक्चुअली सर वीकली बेसिस पे ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, यानी बहुत सारे पेशेंट है. उसमें से कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स के बारे में अगर बताएंगे तो हम तो एक वी आर ट्रीटिंग विथ लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस के भी पेशेंट बहुत से आते हैं. तो उसमें से एक पेशेंट था हमारा, उनका बिलिरुबिन जो नॉर्मली 0.91 के बीच में रहता है, उनका 36 बिलिरुबिन हुआ था. ओहो. यानी इट वाज मोर देन 40-30 टाइम्स. और उनका पेट इतना बड़ा हो चुका था क्योंकि उसमें जलोदर जिसे कहते हैं, यानी असाइटिस कहते हैं, पानी जम जाता है पेट में. और उन्हें हॉस्पिटल में जब भी गए 2-3 बार टैपिंग किया था ना, पानी निकाल के टैप करके दिया था और रिकरेंस असाइटिस उनको बैठ रहा था. तो जब भी दिस ऑल स्टार्टेड, इट वाज इन वेरी अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर. अबाउट वो पहले 10 पेशेंट्स में से एक पेशेंट थे हमारे. तो जब भी वो आए हमारे पास में, तो उनका बेटा मुझे लेने के लिए आया था. आई विजिटेड हिज होम और बेटे ने कहा था कि भाई अभी किसी ने कहा कोई आयुर्वेद का ट्राई कर लो, इसलिए हम लोग आपके पास आए. और वैसे हम लोगों ने तो बता दिया है 2-3 दिन सिर्फ देखो आप मदद कर सकते हो, क्योंकि उनके एक भाई थे वो यूएस में थे. तो उनका इंटेंशन ये था कि वैसे भी 2-3 दिन बचे, हम लोगों ने उनको बोला है आने के लिए, तो अभी जो कुछ ये आप देख लो. ओहो. तो वो स्टेज में मेरे पास आए थे. दैट पेशेंट वॉज लिविंग हेल्दीली अप टू 8 years. हम लोगों की चिकित्सा चालू हुई. हर ascites was completely gone. His ascites were completely cured. उनका लीवर का फंक्शनिंग है वो अपने आप नॉर्मल आने लगा आफ्टर ट्रीटमेंट. हिज ट्रीटमेंट वेंट फॉर अबाउट 1.5 years. 1-1.5 साल में वो पूरे तरीके से ठीक हो गए थे. येस, डेफिनेटली देयर वर मेडिसिन्स विच आर गोइंग ऑन. उन्होंने खाना पीना बहुत अच्छे तरीके से संभाला. ही वॉज लिविंग एब्सोल्युटली हेल्दी लाइफ फॉर नेक्स्ट 7 years. जिनको बोला था कि 2-3 दिन सिर्फ आप जिंदा रहने वाले. 2-3 दिन जो आदमी सिर्फ जिंदा रहने वाला है, Yes, ऑलमोस्ट वो absolutely. क्लियर था और उसके बाद उसने Yes. 7 साल के लिए. Unfortunately, he passed away with heart attack, not because of not लेटर ऑन. because of ओके, राइट. सो लेटर ऑन जो मतलब वो Aging गए का तो भी, process है, हाँ, राइट yes. राइट. ओके. so ऐसे तो सर हर वीकली कोई ना कोई केसेस आते हैं. अभी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नाउ, आई एम बीइंग प्रिविलेज कि जो गुरु ऋण है हमारा, यानी हम लोग को जो गुरु से मिला है, तो आयुर्वेद शास्त्र में हम लोग कहते हैं गुरु ऋण है. इसका मतलब कि देयर इज अ लोन, गुरु का लोन है, राइट. गुरु का लोन है. तो वो लोन कैसे जाएगा जब ये हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को जो कुछ है वो जो शेयर करने लगेंगे. तो अभी पिछले 3-4 सालों से बहुत से बच्चे लोग आ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं. इंटरेस्ट इज गेटिंग मोर एंड मोर डीपर इन प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन. तो हम लोग शेयर करते हैं तो उनको भी अभी वो हील करने लगे. वो देखने लगे कि बाबा आयुर्वेद में किस तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं ऑन रेगुलर बेसिस. ये वन ऑफ पेशेंट नहीं है ऐसा. नहीं, तो जैसे ये लोगों को आप, नए लोगों को आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, वैसे आपका आयुर्वेद का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? हाँ, हम लोग थोड़ा सा डिबेट हो गए थे. आपने पूछा था तो इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. यानी जब भी मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ हाउ आई लैंडेड इनटू आयुर्वेद. जैसे मैंने आपको बोला कि आई वाज नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन एलोपैथिक स्ट्रीम. तो वो टाइम पे ना MHCT यानी एक एंट्रेंस टेस्ट होती थी. तो आई अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. वो राउंड्स होते थे और राउंड्स होने के बाद में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होती है जहाँ पे हम लोग देते हैं, इंटरव्यू देते हैं. 2-3 कॉलेज में एक हम लोग चूज़ करते. तो एज ए somebody who is living in and around मुंबई, तो
अपने आप एक कि वो बाहर क्यों जाने का है, मुंबई इतना है, इतने कॉलेज है 4-5, तो उधर ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे आई वॉज बीइंग गाइडेड बाय समबडी, आई फील दैट इट वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन ऑन हिज पार्ट। वो बंदा आज के बाद में, उस दिन के बाद में अभी तक कभी भी नहीं मिले, और उसके पहले मेरे पापा से वो 10 साल पहले मिले थे। उनकी कुछ जान पहचान हो गई थोड़ी सी, 10 साल बाद वो मिलते हैं वो राउंड के समय, और वो कहते हैं अगर आपको आयुर्वेद पढ़ना है, ये बच्चे में कुछ दिख रहा है, यही कॉलेज में आप जाइए। दैट वाज ए न्यू कॉलेज, दैट वाज ए प्राइवेट कॉलेज। और वहाँ पे मैं मेरी जर्नी चालू की। फॉर फर्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर आई वॉज कम्प्लीटली एंटी आयुर्वेदिक पर्सन। ओके। ये क्या है सब झूठ, ये ओके। ऐसा थोड़ी रहता है। मतलब जो आयुर्वेद को लेके जनरली आम पब्लिक की जो मिथ है, हाँ, बहुत सारे लोगों की, आप भी वो स्टेज पर ही एकदम थे। परफेक्ट। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं तो बाय कंपल्शन साला इधर आ गया हूँ, इधर कोई किसको रहने का इधर। तो पहले 1 साल 1.5 साल मेरे टीचर लोग, शायद तुमको याद रहेगा, तो उनको अभी कभी मिलेंगे तो दे विल बी ऑल्सो सरप्राइज्ड कि अरे ये बंदा कैसे आयुर्वेद करने लगा। तो आई वॉज ए रिबेल, आई वॉज कम्प्लीटली एंटी आयुर्वेदिक पर्सन। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे मेरी और आई वॉज, जैसे मैंने कहा, आई वॉज स्टम्बल्ड अपॉन ए इंसिडेंट जहाँ पे मैं मेरे एक गुरु से मिला, एंड ही एक्सेप्टेड मी एज ही स्टूडेंट, और दैट जर्नी वॉज वेरी फैसिनेटिंग। मुझे बुलाया गया क्लिनिक में कि आप ही अगर आप आए, वी वेर लाइक बैक बेंचर्स इन द कॉलेज, जो मस्ती करते रहते हैं, कुछ नहीं उनका भवितव्य कुछ नहीं है, ये तो सब अभी आनंद है। तो उस तरह की कैटेगरी में हम लोग को गिना जाता था। तो जो मेरे गुरु थे, ही वॉज ए ऑनररी विजिटिंग प्रोफेसर। हाँ। तो वो टाइम में भी वो ही वॉज लाइक एन एंग्री ओल्ड मैन, जो एक स्टॉलवर्ड्स रहते, लेजेंड्स रहते, उस तरीके से वो कॉलेज में महीने में एक बार आते थे, कुछ बोलते थे, चले जाते थे, और हम लोग को कंपलसरी वो टाइम पे बैठना पड़ता है क्योंकि सर आ रहे, इतने दूर से आ रहे। सो ही इज अ रिस्पेक्टेड फेलो इन आवर ओन फील्ड। तो हम लोग बैक बेंच पे मस्ती करते रहते थे। तो सर ने कुछ पूछा क्वेश्चन और उठाया ऊपर कि आप बोल रहे हो ना ये ऐसा ऐसा, एक काम करो, ये क्वेश्चन का आंसर बोल दो आप। तो क्या, मुझे भी याद नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ बता दिया, साला तुक्का लग गया। और पब्लिक भी हैरान कि इसला गौरव ने कैसे बोला ऐसा। राइट। तो एट दैट मोमेंट समथिंग हैपेंड, आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, इवन दो आई वॉज गिविंग अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि आई वॉज नॉट समबडी हु वाज डिसिप्लिन फेलो। तो मैं डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे तो क्लास से अकेला गया, लेकिन आंसर बराबर दिया था। एट द एंड ऑफ द लेक्चर ही पुट हैंड ऑन माई शोल्डर। उन्होंने मुझे कहा एक काम करना, कल मेरे क्लिनिक पे आ जाना। सो आई वॉज इन्वाइटेड बाय हिम टू अटेंड हिज क्लिनिक। तो कॉलर टाइट, अरे यार सर ने बुलाया, राइट। बहुत ही वॉज टॉलरेट बिकॉज ही, उनके क्लिनिक में यूजुअली एंट्री करना वॉज समथिंग विच वॉज, वो ऐसे कैसे टिपिकल गुरु आश्रम, वहाँ पे एंट्री करना ही यूजुअली मना है, तो स्टूडेंट्स नहीं रहते थे। तो जब भी मुझे इनवाइट किया गया तो वो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट था, अरे स्पेशल, तो एकदम फुल स्टाइल में। सो व्हेन आई वेंट टू हिज क्लिनिक द नेक्स्ट डे, 10-15 लोगों का सीटने बैठने का कैपेसिटी था उनका केबिन का, और बाहर का हॉल था वो तकरीबन 25-30 लोगों के बैठने का कैपेसिटी का था। तो जब भी मैं एक्चुअली अंदर गया, सो पहले दिन सर, तो क्लिनिक से पहले हम लोग गए थे, मैं गया था, और उनका एक पुराना असिस्टेंट था, तो मैं खड़ा था उधर। सो सर आ गए, टाइम हो गया सर का, सर आके बैठ गए। तब तक आई वॉज नॉट इवन एक्नॉलेज्ड, या मैं तो इनविजिबल था। अभी आप आ रहे हो और मैं आपको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा हूँ। सो दिस वॉज द फर्स्ट लेसन कि आई वॉज नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड इनफ। मैं एक्नॉलेज, मैं इनविजिबल हूँ या विजिबल हूँ, वो दिक्कत ही नहीं उनको, तू है या नहीं है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। राइट। पेशेंट आ गए, पेशेंट आने के बाद 2 पेशेंट सामने बैठे, पेशेंट के बारे में केस चेकिंग चालू हुआ। तभी मेरे को सर ने नोटिस किया, अरे तू इधर खड़ा है, पेशेंट तो सामने है, अभी कितनी गर्दी है इधर, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा ना। इतना बड़ा रूम, 15 लोगों का रूम, उसमें सिर्फ 3 लोग बैठे थे, मैं चौथा था, और सर मुझे बोल रहे कि कितनी गर्दी हो रही है, यू गेट आउट ऑफ द केबिन। सो आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द केबिन। वो स्पेशल पर्सन वाली जो थी, रुबाब थे, वो सब निकल पूरा गया। पूरा 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 तो आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द केबिन। तो मैं बाहर जाके खड़ा रहा, क्लिनिक खत्म हुआ, अगेन आई वॉज इनविजिबल पर्सन, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया गया, हाय हेलो बाय भी कुछ नहीं, सर चले गए, नेक्स्ट दिन आ गया। अभी नेक्स्ट दिन तो अभी अकल ठिकाने आ चुकी थी ना,
अभी अंदर कैसे डायरेक्ट जाऊँ? आई वाज सिटिंग इन द हॉल, जो वेटिंग एरिया था। बाहर 2-3 पेशेंट थे, जस्ट सर आए, सर का एक रिचुअल है, अभी भी है वो रिचुअल। सर आने के बाद 2-3 चीज़ें करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू हिज ओन प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो फिर से आई वॉज नॉट बीइंग सीन, मुझे देखा ही नहीं सर ने। सर अंदर गए, क्लिनिक ख़त्म हुआ, तब तक मैं बाहर खड़ा था। सेशन ख़त्म होने के बाद मैं जाते हो, अरे तू आया है, कैसा है तू? अच्छा अब एक काम करना, इधर बहुत गर्दी होती है ना पेशेंट को, कल से बाहर खड़ा रहना। हाँ हाँ, This पूरा called पूरा ईगो शाइटर। this called that time भयंकर insult. भयंकर इंसल्ट, भयंकर इंसल्ट, भयंकर इंसल्ट। तो पूरा ईगो शाइटर। तो नेक्स्ट डे बंदा बाहर खड़ा है, क्लिनिक के बाहर। तो पहले दिन कार्ड बीट दिया था, वो पूरा ईगो शाइटर हो गया। अभी कॉलेज में जाके बोलूं भी क्या? Right. I was standing in the cabin on the first day. On the third day, I was standing outside the clinic. Right. मैं 7 दिन तक बाहर खड़ा था। What was the reason? पता नहीं, शायद डटे रहो बस, Great. Right. अपना टाइम आएगा। और शायद कभी ऐसा भी हुआ रहेगा कि जाके क्या बोलूँ कि भगा दिया। वो भी नहीं बोल सकते. द प्रोसेस वाज दैट कि वो बाद में पता चलती है चीज़ें। ऑन द 7th डे आई वाज बीइंग अलाउड इन द क्लिनिक। Right. मैं पहले 6-7 महीने तक सिर्फ पुड़िया बांधा था, दवा बांधा था। आई वॉज नॉट अलाउड इन द क्लिनिक, इन हिज ओन क्लिनिक, यानी अंदर जब पेशेंट चेक करते हैं। तकरीबन 7-8 महीने के बाद में आई वॉज अलाउड टू ऑब्जर्व हाउ ही इज डायग्नोसिंग पेशेंट्स, वो किस तरीके से चेक कर रहे हैं। Right. बाद में मुझे पता चला कि शास्त्रों में एक विधान है, अशिष्याय न देयम। इसका मतलब है जो एलिजिबल स्टूडेंट नहीं है ना, उसके हाथ में वो विद्या देनी ही नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। Right. Okay. सो वो बाद में पता चलती है रेट्रोस्पेक्टिवली चीजें। आई ये वाज सब बीइंग चीजें टेस्टेड, क्यों हुई करके? टेस्टेड, वो टेस्टिंग था। ईगो शाइटर होना चाहिए, तू कुछ नहीं है, Right. Right. तेरा अस्तित्व ये नहीं है। मतलब वो बोलते हैं कि मारने के बाद ही हाँ, जब हाँ. तू सरेंडर नहीं होता गुरु को, शास्त्र को, तब तक नो डोर इज गोइंग टू बी ओपन फॉर यू। सो वो सरेंडर होने की प्रोसेस थे, इट इज अबाउट लूजिंग योर सेल्फ। दिस इज अ पैराडॉक्स। जब तक आप खुद का अहंकार, खुद का अस्तित्व, खुद का ईगो आप फेंक नहीं देते, ड्रॉप नहीं होता, तब तक योर गुरु इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, तब तक ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू व्हाट ही हैज। तो वो तो खजाना है, तो सब कुछ मतलब आपको लेना है। सीखना है तो उसके पहले आपको बेसिक कुछ मोरल चीजें हैं जो जाननी और पड़ेगी. यस वो खुद का अंदर, खुद का अस्तित्व पूरा भूल जाना चाहिए। सो दिस वाज स्टार्ट ऑफ माय आयुर्वेदिक जर्नी। Great. तो बाद में नाड़ी परीक्षण हुआ, सो आई वाज बीइंग ट्रेन्ड इन ए डिफरेंट वे। तो सुबह ब्राह्मण मुहूर्त पे उठकर वो कुछ प्रोसेस होती थी, सो वो ट्रेनिंग नाड़ी का चालू हुआ। देन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, और पेशेंट्स ठीक तो हो रहे, पेशेंट अपने नसीब से So आते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपके बारे में जनरली बोलता हूँ तो ऐसा होता है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर विद मॉडर्न थॉट्स. So how suitable it is on you? सी आयुर्वेद इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न साइंसेस। As right now you are explaining, but एक जो जैसा हमारा कन्वर्जेशन चल रहा है कि परसेप्शन एक क्रिएट है, आयुर्वेद इज लाइक जो एक बहुत पुराने जमाने की कुछ चीज़ें हैं दैट कॉल आयुर्वेद, तो ये एक दिमाग में फिट बैठा हुआ है लोगों के. मुझे लगता है आपको कई बार ये चैलेंजेस आते होंगे कि लोग आपके पास आयुर्वेदिक डॉक्टर करके आते होंगे, उनको लगता होगा कि कोई बूढ़ा आदमी और एकदम ऐसा अरे मॉडर्न और बहुत, अभी तो ऐसा गाड़ी भी modern- थोड़ा बढ़ा दिया है। नहीं तो पहले आते थे ना 4-5 साल, वो आने के बाद में पेशेंट मुझे बोलते नहीं वो मुझे ना मेन डॉक्टर से मिलना है। so that is what perception is created कि आयुर्वेद का मतलब ये हुआ है कि कोई मॉडर्न आदमी वो नहीं है, आयुर्वेद मतलब हाँ, जैसे बीच दाढ़ी हाँ, वाला बस, धोती जिसके बीच पास में कोई मैंने- काम वाम नहीं है ना, जो Yes, yes. जनरल डॉक्टर नहीं बन पाया वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएगा. दैट इज व्हाट मेंटालिटी एक्चुअली. यस तो और एक ऐसा ही इंस्टेंस बताता हूँ। कैसा होता है कि ना, एक परसेप्शन रहता है। अभी पेशेंट बहुत से आते हैं, जब तक एक बड़ा हॉस्पिटल, एक रुबाब वाला डॉक्टर जो सारा हर टाइम उनका इंसल्ट ही कर रहा है, ऐसे डॉक्टर के पास जाने की लोगों को आदत हो गई है। होता ऐसा है कि आई एम नॉट ब्लेमिंग ए स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक पैथी, लेकिन आप ऑब्जर्व करो, इधर बैठे जो टीम मेंबर्स, आप सब लोग ऑब्जर्व करो कि कितने बार आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हो, डॉक्टर से मिलते हो, और कितने बार आपका डॉक्टर आपको टाइम देता है। नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. राइट. ट्रू. नहीं हो रहा है। दे आर नॉट गिविंग यू जस्टिस एज ए पेशेंट। अगर कोई पेशेंट अपने डॉक्टर को क्वेश्चन पूछता है तो डॉक्टर फील्स इंसल्टेड।
दिस इज नॉट द वे पेशेंट शुड बी ट्रीटेड. दे आर ह्यूमन बींग्स. वो बेचारे प्रॉब्लम में इसलिए डॉक्टर के पास आते हैं ना. तो डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं करते क्या प्रॉब्लम है. डॉक्टर आर नॉट एम्पैथिक इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट इज गोइंग थ्रू. डॉक्टर्स आर नॉट कंसर्न अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड. सेकेंडली कमर्शियल प्रेशर्स रहते हैं डॉक्टर्स पे. ये तो बड़ा इशू है अभी. ये आपने पॉइंट निकाला. तो हेल्थ केयर का कमर्शियल इश्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है. मतलब आज की डेट में अगर किसी भी आदमी को हॉस्पिटल में जाना है तो उसको इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसका बिल कितना होने वाला है जेन्युइनली. और जैसा आप बोल रहे हो ना डॉक्टर एक्सप्लेन भी इस तरीके से करते हैं कि तुम्हारी बीमारी को इतना बड़ा बताएंगे कि इतने छोटे में होने ही वाला नहीं है. तो हेल्थ केयर को लेके ये जो इश्यूज़ है कि जो पैसा कमर्शियल इश्यूज़ है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं. मतलब वो एक लेवल के हॉस्पिटल में गया तो एक एक्स अमाउंट का बिल होना ही है. एब्सोल्युटली. सो व्हाट अबाउट दिस? डेटा ऐसा कहता है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनका जो कुछ फाइनेंसेस है वो फाइनेंशियल डिसरप्शन हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है सिर्फ एक व्याधि की वजह से. राइट. एक बीमारी की वजह से. हाँ. एक हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से उनका पूरा का पूरा जिंदगी भर का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो चली जाती है. दिस इज व्हाट द रिसर्च शोज. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो गवर्नमेंट इतने पॉपुलेशन में गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेशंस जहाँ पे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे. वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड द एडिक्वेट बेड्स पर पॉपुलेशन 1000 पीपल. वो उसके बहुत नीचे है हम लोग. सो ये सब फैसिलिटीज़ है ये लोअर मिडिल क्लास या जो हु आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पीपल तो उनको जाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर क्रिएटेड फॉर प्रॉफिट जनरेशन. उनको टारगेट्स रहते हैं. अगर 10 पेशेंट आते हैं तो उनको फॉर एग्जांपल उनको X% पेशेंट्स का ऑपरेशन करवाना ही है, नहीं तो उनका टारगेट पूरा नहीं होगा. दिस इज समथिंग विच इज अ फैक्ट. ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यही होता है. सेकंड होता है कि जो डॉक्टर बैठा रहता है उसका प्रैक्टिस कट देने से चलता है या कट लेने से चलता है. नाउ दिस इज ब्रूटल ट्रूथ. इट इज़ लाइक कमीशन कट. मतलब बहुत सारी जगह पे. और ये तो कमीशन का तो बहुत सारा मतलब मेडिसिन में कमीशंस हो गया ये सब विच इज़ प्रैक्टिकली जिसको खुल के बताया नहीं गया. बट आई थिंक सो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो यही चल रहा है. ये चोरी है ना सर. अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ सुविधा नहीं है और वो आपके पास है या इनके पास है क्योंकि आपका बड़ा हॉस्पिटल है तो आप मुझे क्यों पैसा दे? क्योंकि पेशेंट को आपके यहाँ भेजना है. वो तो मेरे पास नहीं इसलिए आपके यहाँ भेज रहा हूँ ना. अगर ऐसा करना है तो ओपनली लिखिए कि यू आर एम्पैनल डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल और जेन्युइनली लीजिए पैसा. चोरी करने की क्या जरूरत है? बट ये तो इतना ज़्यादा डेप्थ में घुस चुका है. उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो आम आदमी करता है. वो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इमोशन. अब मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि समझो आपके पापा एडमिट है या आपके घर का कोई मेंबर एडमिट है और वो थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज पे हैं. अब आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो. बड़े हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हम लोग ट्राई करेंगे लेकिन इसके लिए 20 लाख रुपए का खर्चा है. बराबर. अब आपके पास दो चीज़ें हो सकती है. या तो 20 लाख आप अरेंज कर सकते हो या आपके पास है तो इमोशनली आप वो 20 लाख रुपए खर्चा करेंगे. तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी टाइम पे किसी इंसान को क्या डिसीजंस लेना चाहिए? आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बहुत एस्पेक्ट्स है. There are certain commercial aspects, there are certain aspects which are related to common sense, there are certain aspects which are related to practicalities. See, India is a huge country. India में बहुत इंडिया है. आप में अब रह रहे हम लोग अर्बन सेंटर्स में. बिलीव मी, ट्रस्ट में, आप 50 किलोमीटर दूर जाएंगे ना, 60 किलोमीटर दूर जाएंगे, आपकी रियलिटी और उधर की रियलिटी बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर. अब उससे दूर 50-60 किलोमीटर जाओगे ना इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री विलेज तो वहाँ पे और ही अलग है. तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है. उसके लिए राइट नाउ देयर इज नो आंसर इन टर्म्स ऑफ ए सिंगुलर डॉक्टर लाइक मी. इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सी चीज़ें हो रही है, इंश्योरेंस आ रहे हैं लोगों को. प्रधानमंत्री योजना है एक इंश्योरेंस की जहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो पैसे बचाने के लिए. लेकिन वो 200 किलोमीटर दूर वाला लंबा बंदा रहने वाला है, वो मुंबई आके अगर काम करे तो 200 किलोमीटर्स का जर्नी है. दैट इज़ नॉट ए सिंपल जर्नी फॉर हिम. दीज आर द सर्टन प्रैक्टिकल फैक्ट्स जहाँ पे राइट नाउ देर आर
वेरी चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड सॉल्यूशंस नहीं है. कॉमन सेंस, सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट कॉमन सेंस. कॉमन सेंस पे आपकी दादी, आपके दादा, उनके परदादा वो कॉमन सेंस इस्तेमाल ज़्यादा करते थे. उनकी 80% चीज़ें किचन में ही रिजॉल्व होती थी, क्योंकि जो भारतीय रिवाज, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स है ना, दे आर ऑल सराउंडेड विथ स्पेसिफिक रीजन्स. और इसमें से मैक्सिमम रीजन से दे आर अलाइंड टू द नेचुरल साइकिल्स एंड योर हेल्थ. जैसे अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है, सो गुड़ी पाड़वा में नीम के पत्ते तो उसका रस लेना है, क्योंकि गुड़ी पाड़वा इज लाइक ऑन ट्रांजिशन फेज ऑफ विंटर टू समर. तो वहाँ पे अगर आप नीम कंज्यूम करते हो तो समर में होने वाले आगे जो पॉसिबल डिसीजेस है वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं. अपने यहाँ पे जैसे वो पितरों का महीना, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? पितृपक्ष. पितृपक्ष. जैसे पितृपक्ष है वैसे साउथ में ना कर्कटक कहा जाता है, कर्कटक. तो कर्कटक में, साउथ में, केरला में देयर इज अ रिचुअल टू गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ पंचगव्य घी. देयर इज ए घी, देयर इज ए प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. तो हर साल में केरल में हर एक घर में, आज भी केरल में दे गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन हर साल में एक बार. नाउ दिस इज एक्चुअली आयुर्वेदिक पंचकर्मा, ए पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक पंचकर्मा. ये सेकंड एग्जांपल हो गया. थर्ड एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल रेनी सीजन है, यानी बारिश आ रही है, तो बारिश के समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द फेस्टिवल्स, ऋतुचर्या, दिनचर्या. तो ये चीज़ें हम लोग के 2-3 जनरेशन्स पहले अपने आप परंपरा में एम्बेड की गई थी. अभी ये चीज़ें नहीं कर रहे या फिर हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं. नहीं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है, आपने जो जो चीज़ें बोली है ना, यू मीन टू से द एवरी ओकेशन एंड एवरीथिंग, जितने भी रीति रिवाज हैं उनके पीछे लॉजिक है. हाँ. और वो लॉजिक इसके लिए है कि वो लॉजिक या तो फिर हमारी हेल्थ को बचाना है, या हमारे एटमॉस्फेयर को बचाना है, या वॉट एवर इट इज़ फॉर समथिंग गुड कॉज. अभी जो भी जनरेशन है, नई जनरेशन है, तो उनको न तो स्टडीज़ में या नहीं ना कहीं पर भी इन सब लॉजिक के बारे में व्यवस्थित तरीके से बताया जाता है. इसके लिए उनका एक्सेप्टेंस नहीं है. तो ये लॉजिक को एक्सप्लेन किस तरीके से किया जाए. अभी साइंस बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो लोग उसके बारे में जानते हैं. तो ये जो लॉजिकल चीज़ें हैं, इनका एक्सप्लोर जो लेवल है वो बहुत कम है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही. तो इसको एक्सप्लोर कैसे किया जाए? सर, दिस ऑल स्टार्ट्स विद ओपन माइंड. अगर आपकी शुरुआत ही जो कुछ हो रही है वो इन अप्रोप्रिएट बिलीफ से हो रही है, तो मैं चिल्ला के कुछ भी कहो ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव. अगर आपने इंटरनली मन ही बना के रखा है ये सब झूठ है. आयुर्वेद है ना, ये 5,000 साल पुराना है, इट इज़ नॉट वैलिड राइट नाउ. ये कुछ सब चीज़ें हैं ना, दिस इज बम्बकबाजी, दिस इज फेक साइंस. तो क्या होता है कि यू आर नॉट ओपन माइंडेड इनफ टू अंडरस्टैंड. आपका कॉन्शियसनेस इतना लो लेवल पे है तो उसकी कॉस्ट तो आपको भरनी पड़ेगी. तो कॉस्ट इज मनी, राइट. तो देर आर ओनली 2 ways, टू यूज कॉमन सेंस और टू पे द कॉस्ट. तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो. सी योर बॉडी ऐसा, अनलेस एंड अनटिल इट इज एन एक्सीडेंट विच इज समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो शरीर में अपने आप तैयार हो जाता है. यानी एक दिन पहले कुछ नहीं था, नेक्स्ट दिन कैंसर हुआ, एक दिन पहले कुछ नहीं था, नेक्स्ट दिन अचानक ये जो शुगर अपने हुआ. प्रोसेस के अंदर आपने चीज़ों को चेंज किया है उसकी वजह से ये हेल्थ Yes. में प्रॉब्लम्स और आई. आज के दिन में भी इफ यू ऑब्जर्व, योर बॉडी गिव्स सिग्नल्स फ्रॉम वेरी अर्लीस्ट साइंस. राइट. जो पैथोलॉजी चालू हो जाती है, छोटे छोटे सिग्नल्स देने लगती है. देर आर सर्टन पैरामीटर्स ऑफ बॉडी. मैं ऑडियंस के लिए शेयर करता हूँ. यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज पैरामीटर्स इनिशियली. चलो, दैट इज़ ट्रू, आई एग्रीड कि आप नेक्स्ट जनरेशन या लोगों को आप इसके बारे में अवेयर करते हो. अब प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वो ये आता है कि मेरी फैमिली का कोई मेंबर है, समझो वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको इस तरीके की बीमारी है कि जो शायद डॉक्टर एंड वो भी ऑल्सो क्लियर है कि भाई इसका कुछ होने वाला नहीं, इलाज नहीं होने वाला है. बट अब हेल्थ केयर सिस्टम का जो पैसा निकालने का तरीका जो आप बोलते हो, जिसको एक टाइप की लूट ही बोल सकते हो आप, तो दे विल लाइक, आज मेरे घर का कोई मेंबर है और 20-25 लाख रुपया खर्चा होने वाला है, और अगर मैं अरेंज कर सकता हूँ तो फिर वहाँ पर मैं अपने इमोशन को कैसे यूज़ करूँ, कॉमन सेंस को कैसे यूज़ करूँ, या फिर मैं डिसीजंस कैसे लूँ कि यहाँ पर ये पैसा एक्सपेंसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये डिसीजंस कोई आम आदमी जो भी है वो कैसे ले, बिकॉज वो बर्न कर देता है अपने 20 लाख 50 लाख, उसके बाद भी वो जो आदमी है जो चला जाना है वो चला ही जाता है.
सो ये डिसीजंस लेने के लिए सबसे पहले जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? ओके, सो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ना यू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट पर्सन। आप जो हॉस्पिटल में जा रहे हो, सी टू इट कि आप बहुत डिटेल में आपके डॉक्टर से पूछिए। यू गो इन टू डिटेल्स अबाउट व्हाट ही इज गोइंग टू डू विथ योर पेशेंट। आपका फैमिली मेम्बर अगर है, उसके साथ में क्या होने वाला है, व्हाट आर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और आगे व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। अगर इसके आंसर्स आपका डॉक्टर सही तरीके से नहीं दे रहा है, और इफ ही इज रिलक्टेंट टू गिव द आंसर, समझ लेना रॉन्ग नंबर है। राइट, मतलब स्पष्ट तरीके से अगर आपको जवाब Absolutely. नहीं दे रहे हैं, करेक्ट, घुमा फिरा के जवाब दे रहा है, तो आप समझ या जाओ फिर कि उसका ईगो आ रहा है। पेशेंट क्या कर, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अच्छा इतना पूछ रहे, काम करना, ये पीछे बुक है, ये ले लो, आप ही पढ़ लो। नो, दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट पेशेंट्स। दैट इज ट्रू। बराबर है। तो दे फील हर्ट, डॉक्टर्स फील हर्ट इफ दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस। सो ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए तो समझना साला रॉन्ग नंबर है। राइट, सेकेंडली, बी ओपन माइंडेड एंड गेट ओपिनियंस। होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, वो फ्रैटर्निटी के अच्छे, ऑथेंटिक, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आप जाइए। जो वैद्य है या हकीम है या होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे भी आप ऐसे एक सवाल पूछिए। यू डू हैव ए राइट डीप में जाके। अभी मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, ऐसे ही घूम के आते लोग, तो उनको मैं यही बोलता हूँ, आपके मन में जो कुछ प्रश्न है वो आप मुझे पूछिए। इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू निशंक। राइट, अगर if I am able to understand and explain it to you, this is the possibility, this is the line of treatment, तो आपके मन में एक डेटा बन जाता है। लेकिन इसके, जैसे मैंने आपको बोला, इसके पहले एटलीस्ट यू नीड टू ओपन माइंडेड ना। राइट, बट ऑब्वियसली सुनने के लिए, माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये है ही नहीं, आयुर्वेद है ही नहीं, होम्योपैथी है ही नहीं, तो यू वोंट बी एबल टू एटलीस्ट लुक एट द अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए, सो रॉन्ग नंबर के लिए ढूंढ लिया। हाँ, तो आपके पास भी कई बार ये तो होता रहेगा ना कि जैसे कुछ पेशेंट्स है जिसका आप इलाज कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, बट जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो पेशेंट को एक्सपेक्टेड था, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, और मे बी आपको भी जो एक्सपेक्टेड रहेगा वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उस टाइप के पेशेंट के साथ में आप कैसे डील करते हो? आयुर्वेद में ना बहुत क्लियर कट डिमार्केशन दिया है। व्याधि का निर्धारण करने के लिए चिकित्सा है, तो देर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसा है कि कुछ व्याधियाँ होती है वो सुख साध्य है, विच आर इजीली ट्रीटेबल। कुछ व्याधियाँ है जो कष्ट साध्य है, जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वैद्य को कष्ट देती है। ओके, हाँ, यानी पेशेंट को कष्ट नहीं होता हाँ, सर, वैद्य को कष्ट होता है। वैद्य को कष्ट होता है ट्रीट करने के लिए। और कुछ व्याधियाँ रहती है जो असाध्य है। तो शास्त्रों में बहुत क्लियर कट विधान आया है कि जो असाध्य व्याधि है उसे बहुत अच्छे तरीके से एथिकल वे में रुग्ण को या फिर रुग्ण के दूत को यानी उसके फैमिली को या जिससे लेके आया है, यानी जो रुग्ण को लेके आया है, उससे कन्वे कीजिए दीज आर द लिमिटेशंस वेयर आयुर्वेदा इज गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड वेयर इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। राइट, अभी फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी ऑफ द केसेस जहाँ पे जो बहुत टर्मिनल स्टेज के व्याधि रहते हैं, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर, जो फॉर एग्जांपल हफ्ते में 3 बार जिनको डायलिसिस करना पड़ता है। अभी बहुत से लोग, अभी मेरे इससे भी बहुत से पेशेंट ठीक हो चुके हैं जो रीनल डिस्ट्रेस में है, जिनके डायलिसिस बंद हो गया, लेकिन वो सुन के रेफरेंस से बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चले और उनके एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि अभी डायलिसिस बंद होगा, आयुर्वेदिक दवा लेंगे एंड वी आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम मेडिसिन। उनको रियलिटी चेक देना, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी मिरेकल। तो आप ये कालावधि तक चालू रखिए। इफ योर बॉडी इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड देन देयर इज नो रोल ऑफ कंटिन्यूइंग विद द मेडिसिन। सो दिस आई फील शुड बी द एथिकल वे टू अप्रोच। तो क्या रहता है कि पेशेंट के साथ में खेल चलते रहता है। राइट, वही एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि ऐसा नहीं है कि एलोपैथी और हॉस्पिटल में कोई आदमी गया है तो वो वापस ठीक होकर ही 100% आता है, वैसा नहीं है। बट वो मेंटेलिटी ये होती है कि भाई वहाँ पे चला गया तो मैं सेफ हूँ, एक माइंड सेट है। बराबर, और यहाँ पे अगर मैंने कोई इलाज किया और फिर मेरे को कुछ हो गया है तो फिर मैंने गलत डिसीजंस ले लिया। बराबर। सो वो एक मेंटेलिटी सेट हो गई है। बराबर। सो दिस इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिंग ट्रस्ट। तो अगर मैं मेरे पेशेंट को एथिकली ट्रीट कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट पेशेंट्स को भी कॉमन सेंस रहता है, उनको भी पता रहता है। ये आज के जग में तो हर एक बंदा कनेक्टेड है नेट से, तो उसको पता चलता है भाई ये व्याधि, ये इसका पॉसिबिलिटी है। तो बहुत से बार तो आज पेशेंट जब ये आते हैं
तो वो उनके बारे में हमसे ज़्यादा ऑलरेडी टेक्निकली जानते हैं कि उनको क्या फेसेस आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी आ गई। राइट। मैंने ऐसा फर्स्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर देखा, आई मीन टू से यू, कि जिसको आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बाद भी एलोपैथी के बारे में या फिर जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है मेडिकल्स की, हेल्थ रिलेटेड, वो सबसे आप अपडेटेड रहते हो कंप्लीटली मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आप इन सब चीज़ों से अपडेटेड कैसे रहते हो, नंबर वन। नंबर सेकंड, मेरा ये सवाल है कि मेडिकल इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसा क्या एक्साइटेड चीज़ इन फ्यूचर में लगता है कि जो इन्वेंशन होने वाला है? आप अभी इसका एक कारण है कि मैं कैसे रहता हूँ, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग। जो हमें गुरु से जो आदेश मिले थे, तो गुरु जी का कहना एकदम स्पष्ट था कि आज के युग में जो पेशेंट आने वाले हैं, कौन से न कौन से समय में दे आर गोइंग टू विजिट एलोपैथिक डॉक्टर। कभी ना कभी वो तो जाने वाले हैं स्पेसिफिकली, या फिर उधर से आपके पास आने वाले हैं। तो जहाँ से वो आपके पास आते हैं, वहाँ से 2-3 साल या कुछ ना कुछ दवा लेके आते हैं, तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये तो आपको कंसिडर होने ही चाहिए, करने ही चाहिए। बहुत सी चीज़ें आज ऐसे चालू है कि एक व्याधि है, वो व्याधि को बंद करने के लिए एक दवा चालू है, और दवा के साइड इफेक्ट बंद करने के लिए 10 दवा चालू है। ओहो। अरे राइट, के जैसे टैबलेट देते हैं और इसके साथ में आप गैस की गोली ले लो, तो इससे जो एसिडिटी गैस की गोली होगी। ले लो, हाँ। बाद में दूसरा एक उसके वजह से विटामिन कम हो जाता है, तो विटामिन की गोली ले लो। हाँ। तो एक व्याधि के लिए एक गोली, और वो गोली के साइड इफेक्ट कम करने के लिए 5 गोलियां। राइट। तो अनलेस एंड अनटिल मी एज ए वैद्य, जब तक ये मुझे पता नहीं चलेगा ये दवा क्या है, क्या काम कर रही है, उसके लिमिटेशंस क्या है, तब तक आई वॉन्ट बी टेल द पेशेंट कॉन्फिडेंटली कि ये दवा आप मत लो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, या फिर ये दवा बंद करो, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट मेडिसिन। बहुत से बार ऐसा होता है कि अभी देर आर मेनी ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट्स हु विजिट आवर क्लिनिक, तो उनके केस में अचानक हम लोग दवा बंद नहीं कर सकते, या इन केस ऑफ स्टेरॉइड्स, लोग 2-3 साल आर्थराइटिस के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो अचानक रीते हम लोग बोल नहीं सकते कि अब आज स्टेरॉइड्स ले रहे हो, अब नेक्स्ट दिन से आप बंद कर दो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैव ह्यूज इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर बॉडी। जब हम लोग एडवर्सली ऐसे एब्रप्टली बंद करते हैं दवा, तो हमें वो टेपर डाउन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो सर हमें कहते हैं कि अगर आपको आयुर्वेद अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो पहले आप हैरिसन का बुक आपके क्लिनिक पे रखिए और डेली पढ़िए। हैरिसन इज़ लाइक बाइबल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और इसके वजह से आई एम एबल टू बी अपडेटेड विद द वॉट एवर इज गोइंग थ्रू इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट वॉट माई पेशेंट इज गोइंग थ्रू इन टर्म्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। इन टर्म्स ऑफ द अपकमिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, wearable devices combined with artificial intelligence, they are going to be the next thing. ओके। और जहाँ पे आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होता है, क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि आयुर्वेद की जो स्ट्रेंथ है ना, इट इज़ अबाउट पर्सनलाइज मेडिसिन। अगर एक ही व्याधि के 10 लोग आ जाता है मेरे पास, तो उनकी प्रकृति अलग है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनका डाइजेशन अलग है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग है, उनकी टेंडेंसीज अलग है। ये सब कंसिडर करके शायद ये 10 लोगों को मैं अलग अलग 10 तरीके की दवा दे दूँ, और सरप्राइजिंगली ये 10 लोग बड़े हो जाते, यानी ठीक हो जाते। इन केस ऑफ एलोपैथी ऐसा नहीं है। राइट नाउ दे आर रिसर्चिंग ऑन जेनेटिक्स, तो जीन स्पेसिफिक तरीके से स्पेशलाइजेशन की तरफ हो जा रहे हैं। बट इन केस ऑफ आयुर्वेदा इट इज़ ऑलरेडी बीइंग डन सिंस 5000 ईयर्स। लेकिन ये डेटा इतना ह्यूज है, टू कॉम्प्रीहेंड फॉर ए नॉर्मल वैद्य इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। यहाँ पे इस डेटा का इंटीग्रेशन अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करते हैं, और कुछ वेरेबल डिवाइसेस के ऊपर काम चालू है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली दे विल बी एबल टू एसेस व्हाट काइंड ऑफ प्रकृति यू आर इनटू। राइट। तो बहुत कस्टमाइज पर्सनल मेडिसिन हो पाएंगे कि आप वो बता पाएंगे कि आपको क्या करना है, डेली क्या नहीं करना है, अभी सीजन चेंज हो रहा है, आपका बर्थ डेट ये है, ये हिसाब से देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको ये व्याधि अगले 2 साल में हो सकता है। राइट। तो आप इस तरीके से संभालिए। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम करने वाला है। यस, एंड वेरेबल डिवाइसेस। एंड वेरेबल डिवाइसेस। In terms of allopathic medicine, genetics is the gene expression is going to be the तो next. अगर बेसिकली मैं आयुर्वेद और एलोपैथी को अगर शॉर्ट में समरी करूँ, तो आयुर्वेदिक इलाज जो होता है, दैट इज़ लाइक किसी भी बीमारी को कंप्लीट तरीके से ख़त्म करना, दैट इज़ व्हाट आयुर्वेद डू। एंड एलोपैथी इज़ किसी भी बीमारी को आज के दिन के लिए टेम्पररी ठीक करना। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक सो, जो मुझे समझा है ये दो हाँ, मैं डिफरेंसेस। थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ। आयुर्वेद के कंसिडरेशन में आयुर्वेद
डिफाइंस व्हाट इज़ द रूट कॉज। उसके बाद में ये रूट कॉज को नष्ट करने के लिए और उसके इफेक्ट विच इज़ द लक्षण, सिम्टम्स, वो कम करने के लिए इट फोकसेस ऑन द लाइफस्टाइल चेंजेस, ऑन द डाइट चेंजेस, ऑन कॉमन सेंस, ऑन मेडिसिन एंड शरीर शुद्धि। राइट। इसके वजह से क्या होता है, योर बॉडी इटसेल्फ गेट्स इनटू अ स्टेट ऑफ हार्मनी, और वो बॉडी हार्मनी आने के बाद में अपने आप ही व्याधि नष्ट होने लगता है। इन केस ऑफ एलोपैथी, many of the times allopathic medicines are focused on managing the symptoms. वो मैनेजमेंट करके क्या करेंगे सिम्टम्स का? इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू हील द पेशेंट कम्प्लीटली। राइट। अभी बीपी की गोलियां है, यस दे आर गोइंग टू बी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द बीपी, तो बीपी आपको नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम होते रहते हैं दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि उसकी पॉजिटिव संप्राप्ति है, पैथोलॉजी है, वो ऐसे ही चालू है। शुगर की गोली लेते हैं, शुगर दिखने में दिखता है कि ऊपर नॉर्मल है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो शुगर 1 से 2, 2 से 3 गोलियां, 3 से 4 गोलियां, बाद में इंसुलिन। सो पेशेंट गेट्स डिटोरेटिंग, लेकिन जो शुगर है वो शुगर अपने आप सिर्फ आर्टिफिशियली मेंटेन रहती है। दिस सेम हैपेंस विद पीसीओडी, दिस सेम हैपेंस विद थायराइड। राइट। यस, एलोपैथी का बहुत इफेक्टिव रोल किधर आता है, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, वहाँ पे इमरजेंसी में इंटीरियर पार्ट्स में कुछ अवेलेबल नहीं है तो एंटीबायोटिक अच्छे काम है। एनेस्थेशिया बहुत बड़ी उपलब्धि है। एलोपैथी ने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है। राइट, ट्रू। तो these are certain things which allopathic medicine has actually done very well, and that is sole reason कि आज के दिन में allopathic medicine is playing a vital role in maintaining health of any patient. अभी अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे मैंने देखा कि आयुर्वेद और एलोपैथी जो है, उन सब के नॉलेज और इन सब चीज़ों में मैंने देखा है कि यू आर अ परफेक्ट, लाइक टू मच परफेक्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एज अ डिसिप्लिन या काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो तो उसमें भी आप ऑलमोस्ट परफेक्ट हो, बट घर पे भी आप एक परफेक्ट हस्बैंड हो या नहीं? एक्चुअली परफेक्शनिज्म इज ए मिथ। सो जो आप शायद परफेक्ट ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोप्रिएट इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। अप्रोप्रिएट, यस। सो मैं बिल्कुल परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू बी परफेक्ट। योर परफेक्शन इज ए ट्रैप। सो यस, यू कैन डेफिनेटली से कि मैं कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में बिलीव करता हूँ। नहीं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। कभी आपको ऐसा लगता रहेगा कि हाँ आप सब चीज़ों में ओके हो, लेकिन जैसे ही आपकी बीवी आपको देखती है तो हाँ, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है या वो कहीं ना कहीं गलती निकाल देती है आपके अंदर से। आई फील दैट शी कंप्लीट्स मी, तो शी कॉम्प्लीमेंट्स मी इन ईच एंड एवरी अदर वे, क्योंकि उसके प्रेजेंस की वजह से एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ द थिंग्स विच गेट्स इन हार्मनी इन माई लाइफ। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। सो दैट इंसिडेंस एक्चुअली प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ वर्क्स। तो ना मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, और जब भी कभी ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल फेलो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन वेल्थ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग लॉट्स ऑफ मनी। तो उससे बोलते वक्त ना हमेशा ये महसूस होता है, वो ही सेंड सच काइंड ऑफ मैसेज कि ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। यस, डेफिनेटली ही हैज़ टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स, उसने बहुत मेहनत की है, वो रैक्स टू रिचेस्ट स्टोरी है, लेकिन उसका बिहेवियर है वो आई एम ए सेल्फ मेड मैन, यानी मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, आई एम द पर्सन हु इज़ एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एक ऐसा है, ये भी मेरा एक करीबी दोस्त है। और मेरे एक गुरु बंधु है, ही इज़ वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स इन आयुर्वेदा। उनकी खुद की एक बड़ी कंपनी है, ही रन्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्रीज इन आयुर्वेदा इन इंडिया, एंड ही इज़ लाइक लेजेंड इन, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी एंड ही इज़ ऑल्सो लेजेंड इन हिज ओन फील्ड। और जब भी हम लोग उनसे बात करते हैं तो एक इंसिडेंस उन्होंने नोट किया कि वो और उनका बेटा एक्चुअली ही वेंट टू उनको शूज़ खरीदी करने गए थे। तो ही सन इज़ नाउ इन लेटर स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, लाइक शायद 12th या 11th में था वो तभी। और जब भी वो शूज़ बाय करने के लिए गए थे तो एक बड़े से शोरूम में गए, और शोरूम में सर ने मेरे जो करीबी है उन्होंने एक्चुअली शूज़ उठाए, और शूज़ वॉज अबाउट 7-8 thousand के कुछ शूज़ थे। साइमल्टेनियस उनका बेटा भी एक्चुअली देख रहा था, ही वॉज आइंग ए स्पोर्ट्स शूज़,
तो बेटे ने वो शूज़ उठाया और वो कुछ कॉस्टिंग देखा तो 3,500-4,000 के आसपास था। तो सर ने नोट किया, सर ने बिलिंग काउंटर के तरफ गए, एक आधे घंटे बाद वो सब खरीदी हो गई। तो उन्होंने नोटिस किया कि बेटे ने जो उठाया था उसके हाथ में वो शूज़ नहीं है। तो उन्होंने पूछा उनके बेटे को कि मैंने ये लिया है, तुझे भी पसंद आया था, तूने क्यों नहीं उठाया? तो बेटे ने बोला कि नहीं, वो बहुत महंगा था और ये तो आपके पैसे है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो एक्चुअली ना ये इसके बाद में उन्होंने जो आंसर दिया, दैट ओपन माय आइज। उन्होंने आंसर दिया, ऐसे कैसे बोल रहा है कि ये मेरे पैसे है? नहीं, उसने बच्चे ने कहा कि नहीं, आप करते हो ये सब, बिजनेस करते हो, आप पेशेंट देखते हो, तो आपके वजह से तो पैसे आ रहे हैं। तो वो उन्होंने आगे कहा कि अच्छा, अगर मैं ये सब करता हूँ और घर आने के बाद में अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता है तो मैं कर पाता था क्या? अगर मैं घर पे आने के बाद में एक ब्रैट लड़का जिसके बारे में मुझे हमेशा टेंशन रहता था, अगर वो ऐसा बच्चा घर पे रहता था तो मैं ये कर पाता था क्या? अगर मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया रहता अब तक तो मैं कर पाता था क्या? जो मेरे साथ टीम काम करी है, अगर उन्होंने मेरे एब्सेंस में ये सब नहीं करते थे तो मैं कर पाता था क्या? तो ये मेरे अकेले के पैसे कैसे हो गए? राइट। सो एक ही सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन में दो लोग हैं। एक सोच रहा है कि सब यस, कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मैंने बनाया। दूसरा एक बंदा है, उसने ही बनाया है। लेकिन उसकी सोच डिफरेंट है कि Yes. सब लोगों ने मिलके बनाया है टीम Yes. में। सो मुझे लगता है कि this is where the answer lies. Right, I understood. हाँ, Right, this is where right. the answer So lies. actually ये So my हाँ, wife it is your is my support brother. system. Yes, absolutely. और जो कुछ अभी मैं हूँ, it is because of my parents. It is because of my wife. It is because of my team. It is Very good. because of my gurus. जो भी मेरे साथ अभी है, they have contributed to my life. They have impacted my life. और उनके वजह से जो कुछ हुआ जो वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड, वेरी नाइस रिप्लाई। सेकेंड चीज़ मैंने देखा है कि आपने भी लगभग लाइफ की जर्नी स्क्रैच से स्टार्ट की है। बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं वो सिर्फ आपको जानते हैं कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई नो यू हैव बहुत सारे आपके बिजनेस हैं, और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इतना सब पैसा होने के बाद में भी आप एक सिंप्लिसिटी के साथ रहते हो, सबसे पहली चीज़ तो ये आप कैसे करते हो? सेकेंड चीज़, अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेदिक डॉक्टर, व्हाट इज़ योर बिजनेस एंड हाउ यू हैंडल इट? मतलब इतनी सारी चीज़ें आप कैसे हैंडल कर लेते हो? ये ना स्ट्रीट स्मार्टनेस हमारे दोस्त इसे कहते हैं, और ये कंपल्सन से अपने आप आ जाता है। जब भी आई वॉज इन ग्रोइंग स्टेज, तभी मेरे पास कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे, और वी वेर गोइंग थ्रू ए वेरी चैलेंजिंग फेज फाइनेंशियली। तो मुझे पता था कि मैं मेरे फादर से, मदर से, और फैमिली वॉज नॉट इन दैट सिचुएशन कि मैं उनसे पैसे ले लूँ या मांगूँ। तो तभी ही पता चला था कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या फाइनेंशियल लैक होता क्या है। तो तभी से इट वॉज वेरी क्लियर कि बाबा अभी इसके आगे अगर करना है तो आई शुड नॉट बी बर्डन ऑन माई पेरेंट्स। तो जब भी मैं 12वीं यानी 12th स्टैंडर्ड पास किया मैंने, तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तभी मैं मोबाइल बेचता था। आई वॉज इन्वॉल्व इन टू एक्टिविटीज जहाँ पे मैं लैंड के ब्रोकिंग डील्स रहते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड लैंड, इसकी लैंड है, अच्छा लगे उसको, कोई गवर्नमेंट में आके बैठ के उधर कुछ ना कुछ पेपर्स निकालूँ, काम करूँ, दो पार्टीज है उनके बीच में कुछ ना कुछ सेटलमेंट करूँ। तो तभी से ही एक चीज़ करने का कंपल्शन थी था, क्योंकि वी वेर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। तो ये फेज में से फॉर्चुनेटली I started with my journey. Simultaneously, I was being trained unconsciously in stock market. So, since 2003-4, I started learning about stock market. About stock market. About stock market. I developed certain interest in the way technical analysis works and how it impacts. Technical analysis is one of the subjects where we can have gaze about market, और हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन था कि
अनलेस एंड अनटिल हम लोग खुद का कुछ नहीं तैयार करते तब तक वी वोंट बी एबल टू फ्री लाइफ, क्योंकि सुबह 9 से 5 बजे तक काम करना, थक के घर पे जाना, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ आई हैड एक्चुअली चोजन फॉर। तो इसके वजह से सर्वाइवल था, फ्री रहने का था। देयर वर सर्टन वैल्यूज इन माय माइंड कि वो भाई इस तरीके से काम करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी काइंड ऑफ एथिक्स। जो वैल्यूज थे उसको अलाइन रख के मैंने काम चालू किया। वी स्टार्टेड विद सर्टन बिजनेसेस। सबसे पहला बिजनेस एक्चुअली वन ऑफ माय मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर्स वाज विद माय वाइफ इनिशियली। Oh, और वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सॉफ्टवेयर तैयार किया था, और इट वाज सॉफ्टवेयर अबाउट ERP ऑफ स्कूल्स। okay. तो आई इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी विथ वॉट एवर द पॉकेट मनी आई हैड, और जो मोबाइल बेच के और जगह डील करके, तो आई इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी, और वहाँ से मैंने एग्जिट भी ले ली। Okay. देन वी स्टार्टेड विद आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आज के टाइम पे आई एम पार्ट ऑफ ए बिग ग्रुप। वी डू हैव 4 लिस्टेड कंपनीज, एंड वो लिस्टेड कंपनीज में से जो हेल्थ केयर की एक वर्टिकल है, दैट इज़ वर्ड विजार्ड हेल्थ केयर। आई एम MD ऑफ दैट, and we are doing absolutely great work, and future is absolutely bright in terms of the way we are going to actually contribute to society. Abhi tentatively we do have about 500 beds with us. 500 bedded hospital total मिलके है। more than 40 24/7 जो pharma stores रहते हैं वो है। we do have 2 Ayurvedic retreats. We do have more than 6 Ayurvedic centers, full-fledged Panchakarma units, और खुद के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इन केरला। एंड वी आर गोइंग टू बी समवन हु आर गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट ए ह्यूज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक मार्केट। ग्रेट। यस, आई हैव सीन योर पोर्टफोलियो। लाइक जो आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी आई थिंक सो बहुत सारी टाइप के मेडिसिन के आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, एंड वॉर्ड विजार्ड के अंडर भी आई थिंक सो बहुत सारी कंपनीज है और बहुत सारे अलग अलग काम में जॉब Word करते Wizard Group is basically a very close group. It is being led by one of my brothers, Yatin Gupte, और Joy E-Bike is the brand on which we are working. तो Word Wizard Innovation, again it is the first listed company from our group. उसके बाद में 4 और कंपनीज लिस्टेड हो गई, एंड आई एम वन ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ द ग्रुप। हाँ, तो आप बहुत साइलेंट हो, जैसे लोगों को लगता है ये सिर्फ बस एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और जनरल वैसे ही सिंपल लाइफ जीते हो। इवन काफ़ी टाइम तक तो मुझे भी पता नहीं था कि आपकी लाइफ में आपके पास में क्या क्या है और आप क्या क्या बिजनेस करते हो। लाइक वेरी सिंप्लिसिटी। सो आप इस सिंप्लिसिटी को किस तरीके से कंसिस्टेंट रख रहे हो? कोई दिखावा नहीं है। बराबर। अभी कैसा है कि ये जिनको दिखना चाहिए वो दिखता है। रोल्स रॉयस की ऐड थोड़ी ना अपने यहाँ आजू बाजू दिखती है। जिधर रोल्स रॉयस की ऐड होनी चाहिए उधर उनको लोगों को दिखती है। राइट। आयुर्वेदिक के अंदर अगर किसी को भी जो भी बहुत सारे हमारी ऑडियंस रहेगी जिनको इन फ्यूचर में आयुर्वेद के अंदर जाना है, तो आयुर्वेद का अगर किसी को डॉक्टर बनना है या आयुर्वेद में अपनी फील्ड बनानी है, तो उसके लिए आप ऐसे कुछ क्या पॉइंट्स है जो सजेस्ट करोगे कि अगर किसी को ये फील्ड में जाना है तो ये शुड फोकस ऑन दिस ही और शी? शायद इफ आई रीफ्रेम द क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा पूछ रहे हो कि जो लोगों को आयुर्वेद एज ए डॉक्टर पढ़ना है उनके लिए व्हाट कैन बी द मैसेज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सिंपल एंड क्लियर मैसेज इज कि आपको शास्त्र की प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। देयर आर सर्टन रूल्स, देयर आर सर्टन एलिजिबिलिटीज। आप 12th पास हो गए हो, आपने अच्छी पढ़ाई की है, इसके लिए अगर आप आयुर्वेद में आना चाहते हो देन दैट इज़ नॉट जस्ट द क्राइटेरिया। आयुर्वेद में बहुत शास्त्र सम्मत बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए। गुरु कैसा होना चाहिए, उसी तरीके से शिष्य कैसा होना चाहिए। तो देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज। जो कोई आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहता है ही शुड बी वेरी ग्राउंडेड। उसको खुद के एक्चुअली ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि 12th तक उन्होंने बहुत अलग तरीके से पढ़ाई की है, विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टन रैशनल, विच इज़ बेस्ड ऑन वेस्टर्न फिलोसॉफी। अगर आप आयुर्वेद पढ़ने जा रहे हो तो ये पूरा रैशनली अलग है, राइट? तो ये ट्रांजिशन करने का और वो एक्सेप्ट करने का ओपन माइंडेडनेस होनी ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आप सिर्फ ये सोच से आ रहे हो कि ये आयुर्वेद आगे जाके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं या बहुत अच्छा तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है तो बहुत पैसे मिलेंगे, सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेड। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि ये शास्त्र है, ये शास्त्र का समझ आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर आप आपके शास्त्र के प्रति बहुत ही प्रामाणिकता से आप प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। और
you need to be very clear about the ethical way you are going to treat patients. अगर आपको पढ़ाई करनी है आयुर्वेद में, start implementing आयुर्वेदिक लाइफ immediately from the day you decide कि आपको आयुर्वेद पढ़ना है. और ये आयुर्वेद पढ़ना it's more about implementing common sense in your life. जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो कुछ इंडियन कल्चर में रूटेड चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशंस है, जो कुछ रिचुअल्स है, उसके पीछे सब आयुर्वेदी है. तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो कॉमन सेंस है, जो रैशनल है, वो समझ के लेना चाहिए. स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट. कॉलेज के साथ में स्टार्ट अटेंडिंग क्लिनिक्स, वो एक्सपीरियंस से ही आएगा आपको. एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द एथिक्स ऑफ आयुर्वेदा. दिस इज व्हाट द मैसेज शुड बी. राइट, मतलब सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए अगर आयुर्वेद में जा रहे हो कि इसका फ्यूचर अच्छा है तो आप मत करिए. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है, क्या पैसा नहीं कमाने करना के लिए है. बहुत चीज़ें हैं और आयुर्वेद से बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे. दिस इज़ ए वेरी चैलेंजिंग टफ लाइफ और यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड और एंड एथिकल टू लीड ए गुड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस. राइट. हेल्थ रिलेटेड अब जब बात आती है, सबसे मेजर इश्यूज लोगों को हेल्थ के हैं, तो हम लोग हेल्थ को रिलेटेड ऐसी कौन सी टिप्स आप देना चाहेंगे कि लाइफ में आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स और आपको जो इलनेस है, बीमारी है, वो कम होगी. तो आई मीन टू से कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो हर आदमी को, हर कॉमन मैन को फोकस करना चाहिए अपने लाइफ में? आई वुड लाइक टू शेयर सर्टन थिंग. जैसे आपने कहा, एक पहले जस्ट हमारा कन्वर्सेशन हो रहा था कि आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपकी हेल्थ डिटीरिएट हो रही है. हाँ. तो मैं लाइट हार्टेडली बोलता हूँ कि 3 कैटेगरी के लोग हैं. एक रहते हैं स्वस्थ लोग, हु आर ऑप्टिमाइज टू देयर हेल्थ. दूसरा रहते हैं त्रस्त लोग. त्रस्त यानी who are not actually optimized but they are not disease but they are running very closely towards a disease. राइट. और तीसरी कैटेगरी रहते हैं व्याधिग्रस्त लोग, who are diseased. तो बहुत बार क्या होता है कि जब भी व्याधि होने लगती है, when it starts showing symptoms, तो सबको पता चल जाता है. लेकिन आयुर्वेद का रोल किस में है? टू आइडेंटिफाई कि आप स्वस्थ नहीं रहे, यू आर मूविंग टुवर्ड्स व्याधि. सो देर आर स्मॉल सिग्नल्स विच स्टार्ट्स अपीयरिंग इनसाइड योर बॉडी. तो अगर वो अर्ली स्टेजेस में आप आइडेंटिफाई करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली माइनर चेंजेस लाइफस्टाइल में करके विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन आप अपने आप ठीक हो सकते हो. तो ऐसे कुछ चीज़ें बता देता हूँ सो दैट हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए भी ये बेटर है. रादर दैन गोइंग टू डॉक्टर्स डायरेक्टली, आप माइनर चेंजेस करो एंड यू विल बी ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पैरामीटर विल बी द क्वालिटी ऑफ स्लीप. अगर रात में 7-6-8 घंटे की नींद करने के बावजूद भी आप सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं हो, then that is one of the indications that you are into a state of fatigue. Then this is not good sign. राइट. Secondly, अगर सुबह उठने के बाद में अपने आप विदाउट एनी काइंड ऑफ रेचक मेडिसिन और लैक्सेटिव और एनी काइंड ऑफ मेडिसिन आपका अगर पेट साफ हो रहा है तो then this is a good sign. अगर वो नहीं हो रहा है then again that is something which is a alarming state. राइट. नंबर 3, कौन सा भी खाना खाने के बाद में इफ देर आर एनी साइंस ऑफ इनडाइजेशन, लाइक एसिडिटी हो रही है, बर्पिंग हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैसेस हो रहे हैं, एक सेंस ऑफ पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, देन दिस इज अगेन वन मोर सिग्नल कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है. नंबर 4, अगर दिन भर में आपकी एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएटेड है, सुबह एकदम डल है, दोपहर के एकदम ठीक है, शाम में एकदम डल है, रात में एकदम पूरे एग्जॉस्टेड है, अगेन दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक. आपके एनर्जी लेवल्स कांस्टेंट है दिन में, एट द एंड ऑफ द डे आप का दिन खत्म हो रहा है कि यस नाउ यू हैव डिसाइडेड दैट यू नीड टू टेक रेस्ट, तो आप ठीक हो. अगर फ्लक्चुएटिंग है तो गड़बड़ है. एंड लास्टली, अगर यही फ्लक्चुएशंस आपके इमोशंस में आ रहे, ओके, एकदम खुश हो, एकदम आप डिप्राइव्ड हो ऑफ एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, अगर आप बहुत एग्रीवेटेड हो, एक शांत हो जाते हो, देन दिस इज द 5th साइन. ये 5 में से अगर कौन से भी 2 या उससे ज़्यादा साइंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, देन इसका मतलब ऐसा है कि यू आर नॉट क्लोज टू योर ऑप्टिमम बेस्ट. राइट. अगर एक कौन सा तो है तो ठीक देन है. दिस इज ओके, दिस इज मैनेजेबल बाय माइनर करेक्शंस. लेकिन 2 से ज़्यादा है देन इमीडिएटली यू नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, राइट. जिससे आपको दवा के
ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना राइट मतलब अगर आप अभी से इन चीज़ों पे फोकस करते हो तो जो एलोपैथी का जो इमीडिएटली ठीक होने वाला सिस्टम है आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नॉट ओनली एलोपैथी, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन. क्योंकि इसे देखो कैसा है कि वैद्य या डॉक्टर का रोल है ना, उसकी इम्पोर्टेंट धर्म या रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट्स को मेडिसिन देना नहीं है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी मेडिसिन से छुटकारा देना. राइट ये एक समझ जो छोटी सी बात है वो बहुत बड़ी बात है. तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? आवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट पेशेंट कि आप बीमार कैसे ना पड़े. राइट तो त्रस्त कैटेगरी में है तो स्वस्थ हो जाइए आप, व्याधिग्रस्त होने की क्या ज़रूरत है. वेरी गुड. आपसे आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, लाइफस्टाइल के बारे में चीज़ें जानी हैं और इट वाज वेरी नाइस कन्वर्जेशंस की काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को सीखने को मिलेगी इंटरव्यू से. फाइनली जाने से पहले आप जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सिंपल मैसेज इज़ अगेन कि आप आयुर्वेद के बारे में जो कुछ पढ़ते हो, जो कुछ आप बाहर के यानी नॉन आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो कुछ आपको एक प्रोपेगेंडा मिलता है, आप रीवैलिडेट कीजिए. आप खुद को एजुकेट कीजिए कि अगर कोई आपके आयुर्वेद के बारे में गलत या सही चीज़ आपको बता रहा है तो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी के ऊपर विश्वास रख के आप कंक्लूड मत करना. आप आपके करीब में या फिर एक्चुअल ऑथेंटिक रिसोर्स से पता कीजिए कि फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में हेवी मेटल्स होते हैं या नहीं, आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं, आयुर्वेदिक बहुत स्लो काम करता है, आयुर्वेद सिर्फ क्रॉनिक चीज़ों पे काम करता है. ऐसे बहुत मिथ्स है. तो ये मिथ्स के ऊपर आप खुद को एजुकेट कीजिए. स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग आयुर्वेदिक लाइफ, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग बेसिक कॉमन सेंस फ्रॉम आयुर्वेदा एंड देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. इट वाज वेरी नाइस. मज़ा आया गौरव सर आपके साथ में. थैंक यू. नाइस टू मीट यू. Same थैंक्स अ here. लॉट.